हेलो एंड वेलकम टू पीवाईक्यूपेडिया। आज हम लोग इन्फोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर की 2016 की जो वैकेंसी आई थी और उसमें जो पेपर हुए थे उसकी हम लोग एनालिसिस करेंगे। हम लोग टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले जो एपीएफसी की 2012 की पेपर और 2015 की पेपर में एनालिसिस किए थे, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक पे कम ध्यान देना है। ओके, सो देखिए, आप 2016 की जो पेपर हुई थी उसमें थोड़ी सी जो आपको देख लीजिए कि इंग्लिश की 20 क्वेश्चन आई थी। सो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आए थे, तो इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। एप्टीट्यूड, जिसमें आपको मैथ्स एंड रीजनिंग के तो 2 ही क्वेश्चन आए थे, मैथ्स के 13 क्वेश्चन आए थे। सो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में आपको 15 क्वेश्चन आए थे। इसके बाद आपको 2016 वाली पेपर में अकाउंट के भी 15 क्वेश्चन आए थे। और ये 15 क्वेश्चन फॉर अ पर्सन जो साइंस से हैं या आर्ट्स से हैं उनके लिए टफ है। जो कॉमर्स से हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान हो जाता है। उनके लिए आपको ये जो कॉमर्स के हैं उनके लिए आसान है, जो आर्ट और साइंस से हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। तो आप इसमें कर क्या सकते हो? इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सारी अकाउंट सीख सकते हो, तो एटलीस्ट बेसिक टर्मिनोलॉजी और जो पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके हर ऑप्शंस को एनालाइज करके आप छोटे छोटे टर्म हैं, जैसे डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है, ठीक है ना, पर्सनल अकाउंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है। ये छोटी छोटी टर्म आपको पता होनी चाहिए, जिस पे भी क्वेश्चन कुछ आपको बन जाएंगे। क्लियर? इसके बाद आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी के 20 क्वेश्चन है। तो सोशल सिक्योरिटी के जो क्वेश्चन है, जैसे कि पूछते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में पूछते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गया, आपको सुरक्षा बीमा योजना हो गया, ठीक है ना। तो ये सब भी क्वेश्चन पूछते हैं जो कि आपके करंट अफेयर्स में भी कवर हो जाते हैं। बट इसके 20 क्वेश्चन पूछे हुए थे। साइंस एंड कंप्यूटर के एप्लीकेशन के 15 क्वेश्चन थे, जनरल साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन के 15 क्वेश्चन थे। तो आप देख सकते हो कि जो 2016 की पेपर थी उसमें आपको जो वेटेज हो गई थी वो इंग्लिश, एप्टीट्यूड, अकाउंट्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी एंड साइंस पे थे। फिर हिस्ट्री के भी 12 क्वेश्चन थे। इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, बाकी पूछ सकते हैं कहीं से भी, जनरली एंशियंट से नहीं क्वेश्चन पूछते हैं, बट आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। इकोनॉमी से 11 क्वेश्चन थे, टोटल क्वेश्चन जो इकोनॉमी से थे वो 11 क्वेश्चन थे। एंड पॉलिटी की वेटेज यहाँ पे कम कर दी थी, पॉलिटी की 5 की थी और करंट अफेयर्स के 3-4 क्वेश्चन ही थे। तो करंट अफेयर्स का जो बहुत ज़्यादा ये है कि करंट अफेयर्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स करना है, तो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा वेटेज आप लोग, बस एक बार आपको पता होनी चाहिए कि छोटी मोटी चीज़ें जो न्यूज़ में है, जो सब करे वो करके आए। बट बहुत बड़ी बड़ी मैगजीन लेकर के पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोर टॉपिक पे ध्यान दो, वही इंग्लिश, वही मैथमेटिक्स, वही पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, है ना, साइंस एंड कंप्यूटर, ये सब काम देगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी पे आसान क्वेश्चन पूछते हैं। हम लोग एक सीरीज भी चला रहे हैं जहाँ पे हम लोग जो इम्पोर्टेंट एक्ट है उसको हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं। उस पर जो प्रीवियस ईयर कुछ यूपीएससी ने जितने भी एग्जाम ली है जिसमें आपको लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम लोगों ने वहाँ से क्वेश्चन उठाए हैं और उसको भी हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो आप वो सब करके जाओगे तो मोस्ट क्वेश्चन आप इसमें सॉल्व कर पाओगे। अकाउंट्स की बात रही कि अकाउंट्स में क्या कर सकते हैं, तो अकाउंट्स में सबसे बड़ी बात, सबसे पहली चीज़ ये है कि जितने भी अकाउंट्स के क्वेश्चन अभी तक आए हैं, चाहे वो एपीएफसी में तो बहुत कम अकाउंट्स के पूछे हैं, वेटेज कम है, एक एपीएफसी में जो पूछे गए हैं या ईपीएफओ में जो पूछे गए हैं अकाउंट्स के, वो सारे क्वेश्चन पे तो आपको कमांड होनी चाहिए। इवन उनके ऑप्शन, एक एक ऑप्शन के बारे में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 50% क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, उससे भी ज़्यादा आपके पास टाइम है तो और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप एमसीक्यू। बट एमसीक्यू में बहुत हाई फाई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, तो वो जो टेस्ट सीरीज है वहाँ पे टफ टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो उसका आपके किसी काम का नहीं है। इट्स बेटर कि आप 11वीं 12वीं की जो अकाउंट्स की बुक है उसमें से आप छोटे छोटे टर्म देख सकते हो। ओके, सो ये जो है 2016 की जो 120 क्वेश्चन पूछी थी उसकी एनालिसिस है। नाउ आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग सबसे पहले करेंगे, क्योंकि हमें बहुत दिन से जो डिमांड आती है उसमें ये आती है कि आप फर्स्ट जो वीडियो बनाए पार्ट 1, उसमें आप अकाउंट्स एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर दें। तो वो मैं आज सॉल्व करूंगा कि जो ये अकाउंट्स के क्वेश्चन है और इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी के, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री के पेपर नहीं देखने हैं या इंग्लिश के या साइंस के, तो वो उनको नहीं भी वो अगर नहीं देखना चाहते हैं तो आप फर्स्ट पार्ट देख करके आप जा सकते हो। लेकिन जिनको सारी देखने हैं उनको सेकंड पार्ट देखनी पड़ेगी। फर्स्ट पार्ट में वी आर गोइंग टू कवर एप्टीट्यूड, अकाउंट्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज,
इतने हम लोग आज कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आपको जो ये पीडीएफ है, हम लोग पीडीएफ कोशिश करते हैं कि आपको टेलीग्राम चैनल पे बिफोर द लेक्चर से पहले दे दें, सो दैट कि आप एक बार पढ़ के रखेंगे कि इसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो आप उस वीडियो को देखेंगे, जिसमें वीडियो देखने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होगा उस पार्ट को आप देख सकते हो। सो दिस इज़ अ टेलीग्राम चैनल PYQ_pedia। यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सारी पीडीएफ भरी हुई है, जितनी भी लेक्चर हमने आज तक ली है। अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप वहाँ पे कमेंट्स कर सकते हो, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन है, हम लोग जो पहला टॉपिक है वो है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। इस पर हम क्वेश्चन ले रहे हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही है, बस आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होगा तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो क्या है कि इन केस ऑफ गोल्ड के केस में रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच द गोल्ड इज, ये पूछ रहा है। तो इसमें कुछ कुछ टर्म है जो आपको नहीं पता होगा। एक टर्म है कि रेवेन्यू क्या है और एक टर्म है कि अकाउंटिंग पीरियड क्या है। तो सिंपल भाषा में रेवेन्यू जो होगा वो टोटल इनकम ऑफ अ कंपनी अर्न्स ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग पीरियड। किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में, अकाउंटिंग पीरियड एक टाइमलाइन हो गया, ठीक है। तो किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में जो इनकम एक कंपनी अर्न करती है मैं आपको बता रहा हूँ ये सिंपल लैंग्वेज में, कि टोटल इनकम अ कंपनी अर्न्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड, किसी अकाउंटिंग पीरियड में जो इनकम एक कंपनी कमाती है वो हो गया रेवेन्यू। अब रेवेन्यू अगर गोल्ड के केस में, उसमें पूछ रहा है कि अकाउंटिंग पीरियड में उसको हम लोग कैसे मानेंगे, ठीक है। सो इन द केस ऑफ गोल्ड द रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच गोल्ड इज माइंड, जिस, ठीक है ना, अकाउंटिंग पीरियड में गोल्ड कितना माइंड हो रहा है, बेचा जा रहा है वो नहीं, जितना माइंड हो रहा है। सो नॉट इन द पीरियड इन विच इट इज सोल्ड, किस पीरियड में सोल्ड हो रहा है गोल्ड वो नहीं आएगा। अगर मान लीजिए कोई कंपनी है ना, तो गोल्ड की माइनिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि रेवेन्यू क्या, उसमें बोलेंगे इनकम। इनकम जितना उन्होंने माइन कर लिया है वो इनकम हो गया हमारा, वो रेवेन्यू हो गया। क्लियर? ये ऐसा नहीं कि जो बेचा वो, जो माइन कर लिया वो गोल्ड के केस में हो जाता है ना। दूसरा जो रेवेन्यू, तो एक समझ गए आप, आंसर भी आप समझ गए कि इसका माइंड होगा, क्यों होगा वो भी आपको समझ में आ गया। अब अकाउंटिंग पीरियड क्या है, ठीक है। ये एक टाइम फ्रेम है, जैसे कि जनरली ये 12 महीने का होता है, जिसमें सारे ट्रांजेक्शन, ठीक है ना, होते हैं, है ना, ठीक है। एक टाइम फ्रेम है फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्लियर? तो ये जनरली 12 महीने का होता है। मतलब आप समझ लो ना कि उस पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो तो आप 12 महीने का पूरा दोगे, एक साल का, तो दैट्स ए अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग पीरियड जो होता है एक रेंज ऑफ टाइम होता है जहाँ पे जो अकाउंटिंग फंक्शन है वो परफॉर्म्ड होता है। तो ये आप जनरली एक साल का होता है, 12 महीने का, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सो आप ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच द एक्सपेंस टू बी मैच्ड विथ रेवेन्यू इज बेस्ड ऑन, एक्सपेंस को रेवेन्यू से मैच किया जाता है किस पे, कौन सा कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट, एक्सपेंस जो हो रहा है आपका, जो खर्चे हो रहे हैं, और रेवेन्यू है, इसको मैच करते हैं कौन से कॉस्ट पे, ओरिजिनल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अब कैश कॉस्ट। अब बेसिक क्या है ना कि आपको ये सारी कॉस्ट के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ी थोड़ी नॉलेज, ठीक है। वैसे जो रेवेन्यू मतलब कि जो इनकम हो रहा है और खर्चे होगा उसको मैच किस किस कॉस्ट पे करते हैं, वो हमारा करते हैं ओरिजिनल कॉस्ट पे। लेकिन आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए कि ओरिजिनल कॉस्ट होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई एसेट्स खरीदते हैं, कोई एसेट खरीदते हैं, है ना, तो टोटल प्राइस जो उस पर लगेगा उसको बोलेंगे ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। सो ओरिजिनल कॉस्ट इज द टोटल प्राइस एसोसिएटेड विद द परचेज ऑफ एन एसेट। इसके बाद है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि दो हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, तो आप एक ऑप्शन ही चूज कर सकते हो। जैसे आपके पास इतने पैसे हैं, उसमें आप एक ऑप्शन चूज कर सकते हो, या दो ऑप्शन है कोई, या बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, उसमें से एक अल्टरनेटिव चूज करोगे तो दूसरा अल्टरनेटिव तो आपको नहीं, लॉस होगा। जैसे मान लेते हैं एक स्टूडेंट है, आप क्या करते हो, 200 रुपये की टिकट लेते हो और आप मूवी देखने जाते हो, तो 200 रुपये भी लगे और क्या हो गया, 3 घंटे भी लगे। तो इससे बेटर क्या हो सकता था कि आप ऐसा करते, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया कि आप उससे बढ़िया क्या करते, 3 घंटा पढ़ते और वो पैसा जो है सो किसी और चीज़ पे खर्च कर देते। सो दैट्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, तो आप एक अल्टरनेटिव को चूज करोगे तो दूसरा अल्टरनेटिव का ऐसे ही लॉस हो जाएगा, वो हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
इसके बाद रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है, सिंपल सा है, जैसे मान लीजिए कि किसी एसेट को, पुराना हो गया कोई मशीन, कोई घर पुराना हो गया, उसको रिप्लेस करना है या उसको रिपेयर करना है ना, रिप्लेस करना है, तो उसको हो गया रिप्लेसमेंट कॉस्ट, उस पर जो कॉस्ट लगेगा। और कैश कॉस्ट क्या होता है कि कैश कॉस्ट होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो खर्चे होते हैं, बहुत सारी एक्सपेंसेस होती है, ठीक है, तो जो एक्सपेंस होती है, जो कैश में एक्सपेंस होती है, उसको बोलते हैं कैश कॉस्ट। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको सब मीनिंग भी पता होता तो आप इसको लिख सकते थे कि एक्सपेंस और रेवेन्यू मतलब जो खर्चे हो रहे हैं और जो इनकम है उसको मैच किससे करते हैं, तो वो ओरिजिनल कॉस्ट से करते हैं। सो आंसर इज ए। सो ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द एग्जाम्पल ऑफ। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता क्या है, वो ये जो एक्सपेंस होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, वो वैसे तरह के एक्सपेंसेज होते हैं जो किसी भी कंपनी को खोलने से पहले, या मान लेते हैं कि आप प्लान कर रहे हो कि हमें कोई बिजनेस खड़ा करना है या इस बिजनेस को रजिस्टर करना है कंपनी को, है ना, तो उसको खड़ा करने से पहले, ठीक है ना, इनको इनकॉर्पोरेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, बिफोर द इनकॉर्पोरेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को खड़ा करने से पहले जो आप एक्सपेंस करते हो उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। अब क्या है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, तो ये समझ में आ गया कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है। अब ये आता किस में है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है, कैपिटल गेन में आता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस में आता है। अब आपको पता ही नहीं है कि ये सारी टर्म क्या है, तो पहले हम लोग इस टर्म को जानते हैं कि व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई भी फर्म या कोई भी कंपनी कोई एसेट को एक्वायर कर रहा है, ठीक है, या जो एसेट्स हैं हमारे पास में उसको इंप्रूव कर रहा है, तो वो हमारा पूंजी हो गया सिंपल सा लैंग्वेज में। तो दैट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर कि किसी एसेट पे आप पैसा खर्च कर रहे हो, जैसे आप जमीन लेकर के घर बना रहे हो, ठीक है, या कोई बिल्डिंग खरीद रहे हो, तो वो क्या हो गया, आपकी एक पूंजी हो गई, तो उस पर जो आप खर्च करोगे दैट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, सिंपल सा है। अगर मान लो कि आपके पास कोई पूंजी पड़ी हुई है, ठीक है, अब उस एसेट को आप कभी खरीदे थे, क्लियर, तो कभी खरीदे थे, तो अब उसको बेचना है, बेचने की इच्छा हो रही है, तो बेचने पे आपकी कुछ वैल्यू इंक्रीज हो गई, मतलब आप कोई भी चीज़ 5 लाख में खरीदे होगे, आज उसकी दाम 8 लाख हो गई, तो आपकी कुछ वैल्यू इंक्रीज की, ठीक है, क्यों, 3 साल आपने उसको होल्ड किया है, तो उस पर जो प्रॉफिट होती है उस दैट्स अ कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन समझ गए आप। इसके बाद है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो व्हाट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आप समझ लो कि जैसे मान लो कि 2021-22 में हम कुछ पैसा इसलिए खर्चा कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम ये सोच के खर्च कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमको इससे प्रॉफिट होगा। क्लियर कि 22-23 में हमको प्रॉफिट हो गया, तो उसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, कि वो पैसा जो हम इस अकाउंटिंग पीरियड में खर्चा कर रहे हैं कि अगले बार हमको रेवेन्यू देगा, मतलब इनकम, रेवेन्यू मतलब सिंपल सा इनकम, आप रखिए माइंड में। क्लियर, तो आप सोच लीजिए कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किस लिए करते हैं, बिजनेस क्यों खोलते हैं, क्योंकि आगे हमको कभी फायदा होगा, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी यही बोलता है ना, कि इस अकाउंटिंग पीरियड में पैसा खर्चा करना है उस इंटेंशन से कि आगे फायदा होगा। क्लियर, इसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है कि जैसे कोई बिजनेस है ना, तो उसको हर दिन के भी तो खर्चे होंगे ना, टू मेंटेन देयर एवरीडे ऑपरेशंस, जो पैसे खर्चे होते हैं उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। तो आप सिंपल लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें रखो, क्योंकि हर ऑप्शंस को डिस्कस करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि अगर ये सब टर्म आपको मिले तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो द आंसर इज सी, ये एक्सप्लेनेशन में सारा लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है डिप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब कोई फिक्स एसेट है, डिप्रिसिएशन पहले होता क्या है ये आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपने एक मशीन खरीदी, ठीक है, आप सोच लीजिए कि एक कार ही आप अपने पास खरीद रहे हो, तो जैसे ही शोरूम से वो कार निकल जाती है तो उसकी वैल्यू कम होने लगती है। 1 साल हो गया तो थोड़ा कम, 2 साल हो गया तो थोड़ा कम कम कम, ऐसे करके चला जाएगा, दैट्स अ डिप्रिसिएशन, ठीक है। ये जो कॉस्ट है ये कहीं दिखता नहीं है, दैट्स अ इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना, जो कंपनी को हर साल लगता है। जैसे मान लीजिए कोई मशीनरी आपने खरीद लिया, ठीक है, या कोई एक्सपेंसिव टूल्स खरीद लिया, तो डिप्लीट होगी उसकी वैल्यू, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी समय के साथ साथ, ठीक है। तो दैट्स अ फिक्स एसेट का डिप्रिसिएशन। अब ये इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब हम लोग ये ना चारों टर्म पढ़ चुके हैं, अब आपको अगर ये 4 टर्म समझे होंगे तो आप पता कर सकते हो कि इसमें क्या आंसर होगा। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोगों ने डिस्कस किया था,
ठीक है, क्या डिफर्ड एक्सपेंडिचर कि आज हम लोग खर्च कर रहे हैं कल कमाने के लिए, तो ये होगा नहीं डिप्रिसिएशन। कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजी को अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई एसेट्स हम लोग एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो है नहीं, है ना। कैपिटल गेन, हम बेच रहे हैं किसी भी चीज को, तो उसमें जो फायदा हो रहा है हमें प्रॉफिट, दैट्स अ कैपिटल गेन। सो दिस इज द डे टू डे वर्क, है ना। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, हमने बात किया था कि पैसा हम लोग खर्चा कर रहे हैं टू मेंटेन देयर एवरीडे ऑपरेशन, तो हर दिन कुछ ना कुछ वैल्यू तो इसकी डिप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स की कम हो रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस में इसको हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग द टर्म IFRS। अब ये IFRS क्या होता है, IFRS है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ये है। अब ये है क्या, तो ये तो पता चल गया कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं IFRS। नाउ व्हाट इज IFRS? दिस इज अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दैट गवर्न हाउ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इवेंट शुड बी रिपोर्टेड इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक बॉडी है, ठीक है ना, वो एक स्टैंडर्ड बनाती है कि भैया अगर आपको कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर कंपनी बनाती है, तो वो कंपनी किस तरह से, किस टाइप से वो क्या कहते हैं उसको, ट्रांजेक्शन और इवेंट को रिपोर्ट करेगा उसमें, ठीक है ना। जैसे एक परफॉर्मा टाइप का आप समझ लीजिए, तो वो डिसाइड कौन करता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। और ये डेवलप कौन करता है और मेंटेन कौन करता है, ये आप याद रख दिए, IASB। नाउ दिस इज व्हाट इज IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये बनाती है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, और उसी स्टैंडर्ड्स पे सारे लोगों को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट करने होते हैं। बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट भी आती है, क्लियर। तो आंसर ये हो गया, ये एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द सम इंश्योरेबल। ठीक है, अब आप समझिए कि सम जैसे मान लीजिए कि हर कंपनी में जैसे कि कोई एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है, जैसे मान लो कि कोई अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेज हो जाएगा तो उसकी प्रॉफिट लॉस ना हो, ठीक है। तो कोई भी कंपनी जो है वो होगा, वो ये सोचती है कि हमारी अगर कुछ ऐसी आग लग जाए, कुछ भी ऐसी इवेंट हो जाए, तो उसमें आपको उनकी प्रॉफिट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, तो वो इंश्योर कराते हैं, ठीक है ना, इंश्योरेंस कराते हैं उसके लिए, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे मान लीजिए कि इन्होंने क्या कहा है कि डेट की 1 मार्च 2015 से 29 टू, है ना, 29 फरवरी 2016 तक इनका टर्न ओवर था 88 लैक्स, मतलब पूरा एक फाइनेंशियल ईयर में 1 मार्च 2015 से 29/2/2016 तक, ठीक है। अब क्या है, जीपी रेशियो हमें दिया हुआ है, तो व्हाट इज जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। अब स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्लॉज प्रोवाइडेड फॉर द इंक्रीज ऑफ टर्नओवर बाय 10%। कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस से ऐसा भी है कि मान लेते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं कि ये टर्नओवर है कि 10% बढ़ जाएगी, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारा 88 लाख रुपीज है टर्नओवर, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 10% बढ़ा देंगे, क्लियर। ये 10% अगर आप बढ़ाते हो तो इसका क्या वैल्यू आएगा, लेट मी कैलकुलेट, सो इट्स 88,000 इंटू 1110 डिवाइड, ओके, सो ये हो गया आपको, ये हो गया 968 टाइम 0, ठीक है। सो ये 96,80,000 हो गया हमारा, क्लियर। इतना रुपया हमारा माल टर्नओवर हो गया, क्योंकि टर्नओवर हमारा दिया हुआ इस साल में 88 लाख, और ऐसा बोल रहा है कि 10% ऐसा इंक्रीज भी कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस से कर सकता है, तो ये हमारा टर्नओवर हो गया। अब इसमें है कि हम इंश्योरेंस जो कराते हैं वो क्या कराते हैं कि हमारी जो प्रॉफिट है उसके लिए, ठीक है, हमने इतना पैसा खर्च किया तो हमें इतना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, तो हमें प्रॉफिट ही तो चाहिए, तो इंश्योरेंस क्या होता है, प्रॉफिट का। तो अब हमें बोल रहा है कि एग्रीड जीपी रेशियो 20%, मतलब हमने जब इंश्योरेंस कराया तो हमने ये कहा कि हमें 20% के प्रॉफिट होगी, इतनी की हमारी टर्नओवर है। और ये टर्नओवर जो होगा, जैसे मान लीजिएगा आप जब जाते हो इंश्योरेंस कराने तो बताते हो कि इस फाइनेंशियल में हमारा इतना टर्नओवर होगा, ठीक है, और हो सकता है कि 10%, इतना तो हमने बताया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 10% बढ़ भी जाए, ठीक है, मतलब अप्रॉक्स, और ठीक है, और इस टर्नओवर पे हमारा 20% का होगा प्रॉफिट, ठीक है।
तो अगर मान लो कि 1 मार्च 2016 को फायर लग गई, आग लग गई, ठीक है, तो इनको कितना पैसा मिलेगा? ठीक है, तो 96 लाख इसका जो हो गया टर्नओवर हो गया, और 96,80,000 पे आपको 20% का प्रॉफिट। तो जित प्रॉफिट अगर 20% का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19,36,000 रुपया का प्रॉफिट का लॉस हुआ है फायर लगने के कारण। तो इंश्योरेंस कितना दें? इंश्योरेबल अमाउंट कितना हो गया? 19,36,000। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है। अब इसमें 4-5 तरह के अकाउंट दिया हुआ है। सो व्हाट इज रियल अकाउंट आपको पता होना चाहिए, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, और कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आपको अगर ये सारी पता होगी तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर, ये अकाउंट जो होगा ये किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो रियल अकाउंट क्या होगा? रियल अकाउंट होगा जैसे कोई भी एसेट है, या तो टेंजिबल है। अब टेंजिबल क्या हो गया? जिसको आप टच कर सकते हो, देख, ठीक है ना, तो आपको जैसे छू सकते हो, है ना। तो जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, दैट आर टेंजिबल। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा टेंजिबल है और कौन सा टेंजिबल नहीं है। तो टेंजिबल एसेट वो होता है जिसको आप टच कर सकते हो, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, देख सकते हो, है ना। तो कोई भी एसेट होगा टेंजिबल या इनटेंजिबल। इनटेंजिबल में हो गया जैसे गुडविल है, हमारा ब्रांड है ना, पेटेंट्स कुछ हो गया, कॉपीराइट है ना। तो ये जितने भी एसेट्स होंगे वो जहां पे रहते हैं, है ना, उसको हम लोग रियल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। और वो अकाउंट, दोज अकाउंट विच आर एसोसिएटेड विथ इनकम, प्रॉफिट, लॉस और एक्सपेंस, ये सब जो होता है उसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। समझ में आ गया? इनकम और एक्सपेंडिचर किस में जाएगा? नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में हम लोग लिखते हैं वो वैस तरह का अकाउंट है जिसमें हम लोग कितना इनकम हुआ, क्या एक्सपेंस हुए, क्या प्रॉफिट हुए, क्या लॉस हुए, ये सारे लिखते हैं, ठीक है। तो रियल अकाउंट में हम टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में लिखते हैं। नॉमिनल अकाउंट में हमारे पास जो डिटेल होती है वो किसकी होती है? इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, लॉस की। अब ये दोनों तो समझ गए, तो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन हो गया? नॉमिनल अकाउंट हो गया। अब क्या है कि पर्सनल अकाउंट क्या है? अब जैसे मान लेते हैं पर्सनल अकाउंट हो गया जो कोई कंपनी है, तो उसमें इंडिविजुअल्स के बारे में लिखा हुआ है, इंडिविजुअल्स के अकाउंट के बारे में, या कोई फॉर्म या कोई ऑर्गेनाइजेशन, है ना, उसकी अपनी अकाउंट है, दैट्स अ पर्सनल अकाउंट। आप समझ गए? दोज अकाउंट विच आर ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स या कंपनीज या फर्म्स या ऑर्गेनाइजेशन, वो सिर्फ उनके लिए है, तो वो हो गया पर्सनल अकाउंट। क्लियर? अब कैपिटल अकाउंट क्या है? ठीक है, जैसे कैपिटल अकाउंट होता है कि इसमें वो लिखा होता है कि कोई भी जो बिजनेस है, तो उस बिजनेस में उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कितना उसका नेटवर्थ है, दैट्स अ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, आप अगर ये सारी चीजें आपको पता होगा ना कि रियल अकाउंट क्या है, पर्सनल क्या है, नॉमिनल क्या है, कैपिटल क्या है, तो आप आंसर ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो टर्म पता होना जरूरी है, ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगला है लीगेसीज क्या होगा। लीगेसीज आर जनरली वो किस में आएगा? अब लीगेसीज होता क्या है? जैसे मान लीजिए कि या तो डेथ हो गई किसी की, है ना, तो लीगेसीज होती है, जैसे मान लो कि कोई कंपनी है वो ट्रांसफर कर रही है, ठीक है ना, एक दूसरे को, या कोई पर्सन किसी को ट्रांसफर कर रहा है बाय अ विल, ठीक है ना, कि मैं इसको सारा कुछ अपने नाम, इसके नाम कर रहा हूं, ठीक है। तो उसके साथ कुछ एसेट्स भी हो सकता है, सामान होगा, या लायबिलिटीज भी हो सकता है। जैसे मान लो कि कोई कंपनी है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को दे रही है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा? तो उसकी लायबिलिटीज भी साथ जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि आप अगर, जैसे कोई डेथ कर गया, ठीक है, वो अगर लिख के जाता है कि विल दे के जाता है ना, तो उसमें क्या होगा? उसकी एसेट्स जाएगी तो लायबिलिटीज भी जाएगी। अगर उसके नाम पे लोन होगा या कुछ भी ऐसा होगा तो वो भी उसको पे करना पड़ जाएगा, जिनको वो लेगेसीज देगा। सो दैट्स अ लेगेसीज, ठीक है। और लेगेसीज को पूछ रहा है कि कहाँ पे लिखा जाता है, उसको क्या इनकम मानेंगे या एक्सपेंडिचर मानेंगे, है ना, या उसको बैलेंस शीट में लिखेंगे, है ना, या सस्पेंस अकाउंट में उसको लिखेंगे। अब इसमें एक टर्म और है जो ये सब पता है आपको कि व्हाट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी की जितनी भी एसेट्स है, लायबिलिटीज है कि हमको इतने पैसे देने हैं,
या ये कर रहे हैं, ठीक है ना, वो लायबिलिटीज में हो गया। और शेयर होल्डर की इक्विटी एक पर्टिकुलर टाइम पे जो होता है उसकी जो शीट बनाई जाती है दैट्स अ बैलेंस शीट। सारी चीज़ें लिखी जाती है, एसेट्स भी लिखी जाती है, लायबिलिटीज हमारी कितनी, एसेट्स टोटल कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है ना। तो इस टाइप का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, ठीक है। तो लेगेसी जो होगा वो आपको बैलेंस शीट में लिखी जाएगी, एसेट्स एंड लायबिलिटी जितने भी होंगे, ठीक है ना। अगर कोई कंपनी आप एक्वायर कर रहे हैं या आपको कोई दे रहा है तो आपके उसके एसेट्स के साइड में लिखेंगे और लायबिलिटी जो होगा लायबिलिटीज के साइड में लिखेंगे। उसको इनकम हम लोग नहीं मानेंगे या एक्सपेंडिचर नहीं मानेंगे, क्लियर। और सस्पेंस अकाउंट में भी नहीं रखेंगे, उसको बैलेंस शीट में रखेंगे, ओके। ये एक्सप्लेनेशन है, ये आपको पढ़ के अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, द एबनॉर्मल लॉस ऑन कंसाइनमेंट इज क्रेडिटेड टू। जो कंसाइनमेंट पे लॉस होती है वो कहाँ पे क्रेडिट होगा। तो अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक पहले आप समझिए कि कॉन्साइनर कौन होता है, और एक फिर समझना है आपको कॉन्साइनी कौन होता है, ठीक है। सो कॉन्साइनी वो होता है जिसको आप गुड्स भेजते हो, गुड्स सेंट, और जो गुड्स भेजता है पार्टी विच सेंड्स गुड, उसको बोलते हैं कॉन्साइनर। अब आपको समझ में आएगा। अब एबनॉर्मल लॉस क्या है, आप हर टर्म को समझिए बस। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि हम सोच रहे हैं कि हमारा इतना आउटपुट होगा प्रोडक्शन, ठीक है, हमारा इतना आउटपुट होगा, लेकिन किसी फैक्टर के कारण, अब ये फैक्टर क्या हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई या कोई मशीन में प्रॉब्लम हो गई, तो मशीन में प्रॉब्लम हो जाएगी तो कुछ दिन के लिए रुक जाएगा, है ना, या पावर आउटेज हो गया, या ह्यूमन एरर के कारण में उसका क्या हो गया कि आउटपुट जो होगा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अचीव नहीं किया, तो हमारा लॉस होगा ना, दैट्स अ एबनॉर्मल लॉस। मान लीजिए कि हम अगर 10 दिन काम करते हैं तो 100 चीज़ें बनाते हैं, लेकिन हमारा क्या होगा कि 2 दिन के लिए मशीन खराब हो गया तो हम 8 ही चीज़ बना रहे हैं, है ना, तो 80 चीज़ ही बना पा रहे हैं। अब 80 चीज़ बना रहे हैं तो 20 चीज़ तो हमारा लॉस हुआ ना, तो उससे 20 चीज़ बना नहीं तो क्या हुआ, तो जो प्रॉफिट हमको 10 में होता 100 में होता वो, ठीक है ना, तो 80 का ही प्रॉफिट हमको मिल रहा है, तो मतलब कि लॉस हुआ ना, तो दैट्स क्या होगा। और कम प्रोडक्शन हुआ है तो हो सकता है कि गुड्स की प्राइस भी बढ़ जाए, ठीक है। तो हमारा क्या है कि इसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। बहुत सारे रीजन से हो सकता है। अब पूछ रहा है कि ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। भाई तो प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है तो लॉस अकाउंट की तो बात ही नहीं है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में तो तब जाएगा जब उसका प्रोडक्शन हो जाता और किसी कारण से वो नहीं बिकता। हमारा तो ये मशीन फॉल्ट के कारण या किसी ह्यूमन एरर के कारण ये फॉल्ट मतलब प्रोडक्शन ही नहीं हुई है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में तो जाएगा नहीं। कॉन्साइनीज अकाउंट, जिसको भेजोगे, आप भेजे ही नहीं, आप 100 भेजना था आपको, आप किसी कारण से बस 80 ही भेज पाए हो, 80 प्रोडक्शन कर पाए हो, 80 भेजे हो, तो जिसको भेज रहे हो उसके अकाउंट में कैसे लिखोगे आप, उसकी गलती तो है ही नहीं, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये जो लॉस हुई है उसको आप इनकम एक्सपेंडिचर में भी नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो इनकम एक्सपेंडिचर में, क्योंकि अगर आप इनकम और एक्सपेंडिचर में उसको लिखते हो तभी आप लिख सकते हो जब आप 100 का 100 बनाए होते और किसी और कारण से आप 80 ही बेच पाते, कुछ फॉल्ट के कारण, आपने तो प्रोडक्शन ही उतनी नहीं की है, तो उसमें इनकम और एक्सपेंडिचर की कोई बात ही नहीं हो गई। तो हमारा आंसर होगा कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। तो वो जो पर्टिकुलर कंसाइनमेंट है, जो पूरे गुड्स हैं उसके अकाउंट में लिखेंगे कि भाई इसमें हमें इतना होना चाहिए था बट इस प्रॉब्लम से इतना हुआ, क्लियर। तो सिंपल सा था, ये आपको एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन गुड्स आर परचेज फॉर द ज्वाइंट वेंचर द अमाउंट इज डेबिटेड टू। अब ज्वाइंट अकाउंट क्या है ना, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्या है। अगर किसी ज्वाइंट वेंचर के लिए कोई सामान खरीदा जाता है तो वो अमाउंट किस में लिखेंगे, तो वो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में लिखेंगे, परचेज अकाउंट में लिख नहीं सकते हैं। परचेज अकाउंट होता क्या है पहले तो ये आप समझिए। न्यू इन्वेंट्री परचेज आर रिकॉर्डेड इन द, कुछ अगर नया खरीद रहे हैं इन्वेंट्री तो उसको हम लोग परचेज अकाउंट में लिखेंगे। और ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि 2 या 2 से अधिक लोग मिलाकर के एक बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, और उस बिजनेस के लिए अगर मान लीजिए कोई गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उसको किस में रखेंगे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में रखेंगे, बिल्कुल ज्वाइंट वेंचर में रखेंगे, क्योंकि वो जो खरीदा है वो सबके हैं, क्लियर।
प्रॉफिट लॉस अकाउंट में तो रखेंगे ही नहीं, है ना, वेंचर्स कैपिटल अकाउंट में रखेंगे नहीं, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में हम लोग उसको लिखेंगे, एंट्री करेंगे, ठीक है। सो दीज आर द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब मान लेते हैं और सेल्स कितने के हुए, 20 लाख के। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ। अब आप सोच लीजिए कि मान लीजिए कि लेट कॉस्ट ऑफ, ये प्रॉफिट लॉस जो जानते होंगे वो बना सकते हैं, सोल्ड ₹X का, ठीक है। अब क्या है कि लेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस हम लोग जो बेचे हैं उसका कॉस्ट मान लेते हैं X है। अब इसमें बोल रहा है कि प्रॉफिट हो रही है कितने की, 25% की, ठीक है। तो अब इसकी प्राइस कितनी हो गई, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, सेलिंग प्राइस अगर मानो तो सीधे आप लिख सकते हो 25% के प्रॉफिट है तो X का 125/100, और सेलिंग प्राइस इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 20 लाख, तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो X की वैल्यू कितनी हो गई, 20 लाख इंटू 100/125, तो ये हो जाता है हमें 16 लाख, ठीक है। अब हमारा कॉस्ट 16 लाख हुआ और बेचा हमने कितने, 20 लाख में, तो प्रॉफिट ग्रॉस कितनी हो गई, 4 लाख की। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। हमसे बोला गया है कि प्रॉफिट हमारा 25% है, हमने बेचा है 20 लाख में, ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, तो हमने मान लिया कि ₹X जो है सो उसकी कॉस्ट प्राइस है, सिंपल से लैंग्वेज में, और अब उससे 25% प्रॉफिट है तो X इंटू 120/100, और विच इज 20 लाख, ठीक है। तो वो हमारा निकल गया, कॉस्ट प्राइस निकल गया, और कॉस्ट प्राइस निकल गया तो प्रॉफिट हमको ऐसे ही निकल जाएगा 4 लाख, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ब्रांच अकाउंट अंडर डेब्टर सिस्टम इज। अब ब्रांच अकाउंट क्या है, ठीक है। जैसे ब्रांच अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है कि ब्रांच अकाउंटिंग सिस्टम होता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी का बहुत जगह, बहुत लोकेशन पे अलग अलग ऑपरेटिंग लोकेशंस हैं, ठीक है, या बहुत सारे ब्रांच हैं, तो हर ब्रांच के लिए एक सेपरेट अकाउंट होगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्रांच अकाउंट। सेपरेट, एक तो पूरी कंपनी की होगी और एक सेपरेट अकाउंट फॉर ईच ब्रांच, ठीक है, जो किसी अदर लोकेशन पे है ना, किसी अदर लोकेशन पे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। और ये जो होगा वो इनकम एक्सपेंडिचर इसमें क्या डालते हैं, नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर शुड बी अपोर्शन्ड ओवर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू। अब मान लीजिए कि, तो ये पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर शुड बी अपोर्शन्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है, ठीक है, कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है, तो वही इलेक्ट्रिक पावर, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर शुड बी अपोर्शन्ड ओवर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब हर डिपार्टमेंट्स में इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है, तो कैसे आप करेंगे, तो उसमें क्या है, हॉर्स पावर ऑफ मोटर्स, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, हॉर्स पावर मल्टीप्लाइड बाय मशीन आवर्स, मशीन आवर्स। तो कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिसिटी कितना यूज होता है, तो आप क्या करोगे, लिखोगे कि जो मशीन है उसको कितना पावर लगता है। सो पावर रिक्वायर्ड बाय द, जितनी मशीन चल रही है, पावर रिक्वायर्ड बाय मशीन, उस मशीन को चलने में कितना पावर लगता है और वो कितने घंटे चलता है, आवर ऑफ रनिंग, क्लियर। सो पावर जो होता है वो हॉर्स पावर में होता है, सो हॉर्स पावर मल्टीप्लाइड बाय, है ना, सो पावर, ठीक, कितना लग रहा है उस मशीन का, ठीक है, इनटू कितना आवर चलता है वो, बाय मशीन आवर। सो वो आंसर हो गया कि कॉस्ट कितनी लगेगी, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जो हमें निकालनी होगी, तो अब हर डिपार्टमेंट चल रही है, बहुत सारे मशीन चल रही है, तो एक मशीन का पावर कितना है और इनटू कितना देर वो चलता है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द फॉर्मेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिस्क्राइब्ड। कौन से शेड्यूल में, कंपनीज एक्ट 2013 के कौन से शेड्यूल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो अब पहले तो आप ये जानिए कि टोटल कितने शेड्यूल है, 7,
तो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि कंपनीज एक्ट 2013 में 7 शेड्यूल है। अब शेड्यूल 1 में क्या है, इसमें मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स लिखा हुआ है। शेड्यूल 2 में आपको डिप्रिसिएशन का कैसे क्या है वो लिखा हुआ है। शेड्यूल 3 में आपको लिखा हुआ है कि बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का क्या परफॉर्मा होगा। सो द आंसर इज शेड्यूल 3। शेड्यूल 4 में लिखा हुआ है कोड फॉर इंडिपेंडेंट, जो डायरेक्टर इंडिपेंडेंट्स होंगे उनके क्या कोड होंगे। शेड्यूल 5 में लिखा हुआ है कि जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। शेड्यूल 6 में लिखा हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में। शेड्यूल 7 में लिखा हुआ है कॉर्पोरेट CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें पढ़ सकते हैं, ये जरूर याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉसेज आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स। प्रॉफिट एंड लॉस शेयर बाय द, अब देखो अगर मान लीजिए कि दो पार्टनर्स कोई कंपनी चला रहे हैं लेकिन उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं है कि तुमको 50% मिलेगा, मुझे 50 मिलेगा, या तुमको 30 या मुझे 70 मिलेगा। तो अगर कोई पार्टनरशिप नहीं है तो प्रॉफिट लॉस जो होता है, ठीक है, वो इक्वली शेयर हो जाता है। ठीक है, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं, अगर एग्रीमेंट है कि इतना इतना लेंगे तब तो बात ही खत्म है। ठीक है ना, लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो इक्वली शेयर हो जाता है। इसमें और भी चीज़ें हैं कि प्रॉफिट लॉस इक्वली शेयर हो जाता है। अगर इंटरेस्ट जो पार्टनर का कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट जो होगा अगर कोई नहीं है तो दिया नहीं जाएगा। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है कि इसने इतना पैसा दिया है तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट इंटरेस्ट और ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल नॉट बी गिवन। अगर इसने कोई पूंजी लगाया किसी पार्टनर ने तो उस पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नो इंटरेस्ट, पार्टनर्स ड्राइंग पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इफ द पार्टनर गिव्स एनी लोन टू द फर्म ही सी विल बी इंटाइटल्ड टू गेट अ फिक्स परसेंटेज। अगर लोन देता है तो 6% पर एनम पे उसको लोन पे देना पड़ेगा। सैलरी टू ए पार्टनर, अगर कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट है कि तुमको इतना सैलरी मिलेगा, तुमको इतना, तो फिर तो ठीक है। अगर वैसा कुछ नहीं है ना, सो नो पार्टनर विल बी इंटाइटल्ड फॉर गेटिंग एनी सैलरी फॉर हिज वर्क इवन इफ द अदर इज नॉन वर्किंग। अगर कोई, ठीक है ना, अगर पार्टनरशिप डेट नहीं है तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग जो बात करेंगे वो इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी पे, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया पे क्वेश्चन करेंगे। अकाउंटिंग सी की हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब क्या है कि वर्क्स कमेटी, सेफ्टी कमेटी, कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी, ये सब किस चीज़ का एग्जाम्पल है। देखो आर्टिकल 43A जो हमारे संविधान में दी गई थी, सो आर्टिकल 43A में लिखा हुआ था कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। उसमें यह है कि द स्टेट को ऐसा इंश्योर करना चाहिए सुटेबल बाय द सुटेबल लेजिस्लेशन, है ना, कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में होना चाहिए। किसके मैनेजमेंट में? किसी इंडस्ट्री के इस्टेब्लिशमेंट के मैनेजमेंट में होनी चाहिए। तो ये जो कोई कमेटी है, ये कमेटी में क्या होता है, वर्कर्स के भी लोग होते हैं और एम्प्लॉय के भी होते हैं, एम्प्लॉयर के भी होते हैं। तो ये क्या हो गया, ये एग्जाम्पल किसके हो गए, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ये 3 ऑप्शन तो आप देख ही रहे हैं, वर्कर्स एजुकेशन स्कीम, कोऑपरेटिव, सजेस्टिंग, होगा ही नहीं। सो आंसर ये हो गया, इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द एम एंड पर्पस ऑफ द ILO एज पर फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन। अब ये फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों है? इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन का है। ठीक है, सो फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन में क्या था, ILO, ठीक है ना, ये पे कॉन्फ्रेंस हुआ था। वहाँ पे एक फंडामेंटल प्रिंसिपल बनाया गया था जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है ना, उस पर ध्यान देगा, उसके क्या प्रिंसिपल होना चाहिए। तो उसमें पहला था लेबर इज नॉट अ कमोडिटी, सही है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन 4 है उसमें थे, ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑफ एसोसिएशन आर इसेंशियल टू सस्टेन्ड प्रोग्रेस, ये भी सही है। पॉवर्टी एनीवेयर कंस्टिट्यूट्स डेंजर टू प्रोस्पेरिटी एवरीवेयर, ये भी सही है। जो हमारा सही नहीं है वो ये है, द वार अगेंस्ट वांट रिक्वायर्स टू बी कैरिड ऑन विथ अंडरलैंडिंग विगर विद इन ईच नेशन, ठीक है, ठीक है, यहां तक सही है। एंड इज सोलली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, ये गलत है, ठीक है। एंड बाई कंटिन्यूअस एंड कॉन्क्रीटेड इंटरनेशनल एफर्ट, इंटरनेशनल सोलली मतलब सिर्फ गवर्नमेंट का वो नहीं है ये चीज करना, इंटरनेशनल एफर्ट, ठीक है, इन विच द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स
enjoying equal status with those of government। ठीक है, तो ये होगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया डी। ये हमने पूरी डिटेल लिखी हुई है कि फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन में क्या 4 बातें हुई थी, वो आपको यहाँ पे लिखी हुई है, ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन फ्रॉम द 5 फंक्शनल टाइप ऑफ यूनियनिज्म आइडेंटिफाई रॉबर्ट हॉक्सी। रॉबर्ट हॉक्सी ने 5 तरह की यूनियनिज्म के बारे में बताया था। तो आपको बस याद रखिए कि 5 तरह के कौन से बोले थे। बिजनेस यूनियनिज्म, ठीक है, प्रीडेटरी ये बोला था, रिवॉल्यूशनरी ये बोला था, इवोल्यूशनरी यूनियनिज्म के बारे में नहीं बोला था, और 3 ये हो गए। दूसरा चौथा था डिपेंडेंट यूनियनिज्म, डिपेंडेंट यूनियनिज्म एक ये बोला था, और एक बोला था फ्रेंडली। तो ये 5 आप याद रखिए, और अपलिफ्ट यूनियनिज्म, ठीक है। तो ये है, और ये एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है टाइप्स ऑफ यूनियंस दैट ही क्लासिफाइड, कौन, रॉबर्ट हॉक्सी। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन विच रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वर्कमैन and employer involved in an industrial dispute are brought together before a third person or a group of person who facilitate through mediation to reach a mutually satisfactory agreement। अभी कह रहा है कि क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हुआ, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हुआ तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या है कि थर्ड पर्सन उसको मेडिएट करता है। तो एम्प्लॉयर के साइड का भी लोग होगा और वर्कमैन के साइड के लोग भी होगा, और उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने में एक तीसरा पर्सन भी होगा, ठीक है। और टू रीच अ म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री एग्रीमेंट। देखो अब इसमें ना, ये हमने पहले भी डिस्कस की है, पहले जब कभी क्वेश्चन किया था। तो अब इसमें क्या है कि ये सब में डिफरेंस क्या है, आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन, कॉन्सिलिएशन, कलेक्टिव नेगोशिएशन। नाउ एडजुडिकेशन क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए। जैसे ये लीगल प्रोसेस है, कोई कोर्ट, कोई जज या पैनल ऑफ जज कोई डिसीजन देता है एविडेंस के, तो वो एडजुडिकेशन होता है, तो ये कोर्ट में होता है, ठीक है। अब आर्बिट्रेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, यहां पे मान लेते हैं कि आर्बिट्रेशन में क्या होता है। आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करनी है, तो एक थर्ड मेंबर को बिठाते हैं, ठीक है, और ये होते हैं एम्प्लॉयर साइड के लोग, इधर होते हैं वर्कमैन साइड के लोग। दोनों का सुन करके डिसीजन कौन लेता है, आर्बिट्रेटर, और जो डिसीजन लेता है वो बाइंडिंग होता है, ठीक है। तो एक आर्बिट्रेटर होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और वो दोनों का सुन करके डिसीजन लेते हैं, दैट्स आर्बिट्रेशन। और कॉन्सिलेशन में क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट के साइड के भी होते हैं, वर्कमैन के साइड होते हैं, एक इसमें भी मेडिएटर होते हैं, लेकिन ये मेडिएटर बस दोनों का सुनते हैं, ठीक है, डिसीजन ये नहीं लेते हैं। ये सिर्फ एक टेबल पे दोनों को लाते हैं, बाकी डिसीजन ये दोनों मिलके लेते हैं म्यूचुअली। तो यहां लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पे भी मेडिएटर होता है, यहां पे आर्बिट्रेटर होता है थर्ड पर्सन, बट यहां पे क्या होता है, आर्बिट्रेटर जो होता है वो डिसीजन लेता है, और यहां पे डिसीजन लेता नहीं है। सो दैट्स अ कॉन्सिलेशन एंड द आंसर इज कॉन्सिलेशन। और कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, या कलेक्टिव नेगोशिएशन क्या होता है, ये एम्प्लॉयर्स के लोग कुछ और एम्प्लॉय के कुछ लोग खुद बैठ करके, है ना, कहीं जाते नहीं हैं, खुद बैठ करके अपने आपस में एग्रीमेंट बना लेते हैं कि भैया जैसे कोई वर्किंग कंडीशन पे प्रॉब्लम हुई, या कोई सैलरीज पे, या कुछ कंपनसेशन पे, तो वो खुद बैठ करके, दैट्स अ कलेक्टिव नेगोशिएशन। एम्प्लॉयर के साइड और एम्प्लॉय के साइड बैठ करके बात कर लेते हैं। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, एक बंदे को बुलाते हैं, ठीक है, और वो डिसीजन लेता है, आर्बिट्रेटर होता है, वो डिसीजन दोनों का सुनकर डिसीजन लेता है, कोर्ट में नहीं जाना पड़ता है। कॉन्सिलेशन में क्या होता है कि एक बंदा होता है जो दोनों को पास बिठाता है, फिर दोनों खुद से डिसीजन लेते हैं म्यूचुअली। तो हमसे पूछ रहा है क्या कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन विच रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉयर इन्वॉल्व इन एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आर ब्रॉट टुगेदर, एक साथ लाते हैं बिफोर अ थर्ड पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन थ्रू मेडिएशन टू रीच ए म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री एग्रीमेंट। देखो यहां पे म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री होगा क्योंकि दोनों अपने मिलकर आपस में डिसीजन ले रहे हैं। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो सकता है क्योंकि ये डिसीजन कोई थर्ड पर्सन लेता है, ठीक है। और एडजुडिकेशन जो कोर्ट में मामले होते हैं, ये एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिलेटिंग टू द एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइड अंडर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 में भी रिफर्ड टू। अब ये एक्ट है एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। इसके सेक्शन 13A में लिखा हुआ है,
इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज हो रहा है, ठीक है, कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, ठीक है, या एप्लीकेशन और कैसे अप्लाई करें, या ये तो कौन डिसाइड करेगा, तो इसमें क्या है कि लेबर कोड डिसाइड करेगा। कौन सा लेबर कोड? जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत जो लेबर कोड बना है वो डिसाइड करेगा कि स्टैंडिंग जो एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर है वो उसका इंटरप्रिटेशन कैसा होगा या उसका एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ होगा। ठीक है, तो सेक्शन 13A में हम लोग एम्प्लॉयमेंट डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1946 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग पूरी डिस्कस की थी लेबर कोड पे। एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, ठीक है ना, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो लेबर कोड में जाएगा। ओके, ये लिखा हुआ है हमारा। अगला क्वेश्चन है, अ यूनियन हुज मेंबरशिप मे कवर वर्कर्स एम्प्लॉयड इन एनी मेनी इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड क्राफ्ट इज नोन एज। देखो अब क्या है कि पहले क्राफ्ट यूनियन होगा क्या, पहले क्राफ्ट यूनियन पता करते हैं। क्राफ्ट यूनियन क्या होगा? एक यूनियन होगा उस पीपल का जिसमें सेम स्किल क्राफ्ट होगा, सबके स्किल सेम होंगे, तो उसको क्राफ्ट यूनियन बोलते हैं। अ ट्रेड यूनियन ऑफ पीपल ऑफ द सेम स्किल्ड क्राफ्ट। इसके बाद क्या है कि रीजन कम इंडस्ट्री लेवल यूनियन। ये क्या होता है? इसमें ऑल कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉय आता है फॉर अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे साल्ट इंडस्ट्री पूरे इंडिया में जहां भी हो, है ना, या कोई लेदर इंडस्ट्री, तो उसको होता है रीजन कम इंडस्ट्री लेवल इंडस्ट्रियल यूनियन। ठीक है, सॉरी, रीजन कम है मतलब कि उस पर्टिकुलर, देखो उस पर्टिकुलर सिटी में या उस पर्टिकुलर रीजन में जितनी भी उस तरह की इंडस्ट्री होगी, जैसे मान लेते हैं कि कानपुर में लेदर की है, ठीक है, तो उस सिटी रीजन में जितने भी लेदर की फैक्ट्री होगी वो सब का एक कॉमन यूनियन, सो दैट्स अ रीजन कम इंडस्ट्री लेवल यूनियन। ये सेम स्किल क्राफ्ट की हो गई, ये किसी पर्टिकुलर सिटी रीजन में उस सेम टाइप के इंडस्ट्री है ना, उसमें सारे उसके जो मेंबर होंगे ऑल एम्प्लॉय, वो हो गया। एक होता है इंडस्ट्रियल यूनियन। इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जितने भी वर्कर्स होंगे, या स्किल्ड हो या अनस्किल्ड, है ना, उसकी जो ट्रेड यूनियन होगा वो इंडस्ट्रियल यूनियन होगा इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। ये हो गया इन अ पर्टिकुलर रीजन। और जनरल यूनियन क्या हो गया? ठीक है, जितने भी इंडस्ट्रीज है, ऑल इंडस्ट्रीज के मेंबर, ऑल इंडस्ट्रीज, है ना, और कंपनीज, है ना, ठीक है, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन या एक सेक्टर नहीं, ऑल इंडस्ट्रीज और ऑल कंपनीज के हो गए, दैट्स अ जनरल यूनियन। सो अ यूनियन हुज मेंबरशिप मे कवर वर्कर्स एम्प्लॉयड इन मेनी इंडस्ट्री, मतलब बहुत सारे इंडस्ट्री में, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? जनरल यूनियन। ठीक है, इसमें स्किल्ड भी होगा अनस्किल्ड भी होगा। ठीक है, ये हमारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव of industrial relation is based on the assumption that both the parties strive and have opportunity to exercise economic wages and benefits as well as political power। ठीक है, कौन सा पर्सपेक्टिव ये कहता है कि जो दोनों पार्टी है ना, दोनों पार्टी को इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो है, क्या कहते हैं, टू एक्सरसाइज इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल पावर, ठीक है, को दोनों पार्टी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, आप समझ गए बात को? किस विच पर्सपेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इस पे बेस्ड है कि जो एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयर है दोनों को, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर का। अब इसमें क्या है कि अप्रोच है, प्लुरलिस्टिक है, यूनिटरी है, रेडिकल है। रेडिकल को हम मार्क्सिस्ट भी कहते हैं, मार्क्सिस्ट अप्रोच भी कहते हैं। एक ट्रस्टशिप पर्सपेक्टिव है। तो हमारा जो अब क्या है कि तीन ही हमारा पॉपुलर पर्सपेक्टिव्स हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन का। एक है यूनिटरी, ठीक है, दूसरा क्या है प्लुरलिस्टिक, और तीसरा क्या है रेडिकल पर्सपेक्टिव। ये तो कोई है ही नहीं, तो ये तो पहले ही चला गया। अब प्लुरलिस्टिक अप्रोच में क्या है? प्लुरलिस्टिक अप्रोच में देयर इज मोर देन वन सोर्स ऑफ पावर, मोर देन वन सोर्स ऑफ पावर। जैसे ही वो मोर देन वन सोर्स ऑफ पावर हुआ, वर्कर्स और एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर,
ठीक है। तो मोर देन वन सोर्स ऑफ पावर होगा, इसका नाम ही है प्लुरलिस्टिक, है ना। तो प्लुरलिस्टिक पर्सपेक्टिव में क्या हो जाएगा, मोर देन वन सोर्स ऑफ पावर है वर्कर्स और एम्प्लॉयर के बीच में। तो ये हमारा हमसे पूछ रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर के लिए, है ना। तो वो हो गया प्लुरलिस्टिक अप्रोच। यूनिटरी अप्रोच में क्या होता है कि एक सोर्स ऑफ अथॉरिटी होगा, वो भी मैनेजमेंट, वो सारा डिसीजन मेकिंग करेगा। सो दैट्स अ यूनिटरी पर्सपेक्टिव। अगर ठीक है ना, प्लुरलिस्टिक में क्या हो गया कि वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों का होगा, पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्या कहते हैं, एक्सरसाइज द पावर ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। यूनिटरी में क्या होगा, सिर्फ मैनेजमेंट जो होगा वही एक ही सोर्स ऑफ अथॉरिटी होगा। और रेडिकल पर्सपेक्टिव में मार्क्सिस्ट तो सिर्फ यही बोलते थे कि भाई दुनिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं, है ना, ठीक है, वो हो रही है प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशनली, ये सब जो है, तो सारी चीज़ें जो है वो प्रॉफिट पे है। तो दैट्स अ रेडिकल पर्सपेक्टिव या मार्क्सिस्ट अप्रोच। हमारा आंसर हो गया प्लुरलिस्टिक पर्सपेक्टिव। ये हमारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप एक बार और वीडियो देख सकते हैं या इसको फिर से समझ सकते हैं, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द प्रोविजन ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ये हमने पहले भी बात किया है कि आर्टिकल 43A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, कि स्टेट को ऐसा इंश्योर करना चाहिए कुछ लेजिस्लेशन ला करके कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट किस इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में होने चाहिए। तो 43A। अब 39A क्या है, 39A क्या है, ये सब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया था। 43B जो है वो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया था, ठीक है। और आर्टिकल 42 तो पहले से था। तो आर्टिकल 49A क्या कहता है कि फ्री लीगल एड, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ठीक है ना। इसके बाद आर्टिकल 43A हो गया। 42 क्या कहता है, जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है ना। स्टेट को ऐसी प्रोविजन बनानी चाहिए जिससे कि जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क हो, वर्क की कंडीशन अच्छी हो और मैटरनिटी रिलीफ भी मिले। ये 42 में लिखी हुई है। 43B में लिखा हुआ है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रमोशन होनी चाहिए। ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड की गई थी। स्टेट को प्रमोट करना चाहिए, किसको, फॉर वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ऑटोनोमस, और उसकी ऑटोनोमस फंक्शनिंग के लिए, डेमोक्रेटिक कंट्रोल के लिए, ठीक है। तो ये 43B हो गया। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर। अब ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर क्या क्या है, ठीक है। तो ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर है क्लोज शॉप सिस्टम, एजेंसी शॉप सिस्टम, यूनियन शॉप सिस्टम, ठीक है, यही इतने सारे हैं, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, ओपन शॉप सिस्टम, ठीक है। तो इसमें ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर में क्लोज शॉप, एजेंसी शॉप और यूनियन शॉप, ये तीन है। अब ये क्या होता है, ठीक है, क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर। तो क्लोज शॉप सिस्टम होता है वन इन विच द एम्प्लॉयर एंड द यूनियन एग्री दैट द एम्प्लॉयर विल ओनली हायर यूनियन मेंबर। ये क्लोज शॉप सिस्टम हो गया। इसमें क्या होगा कि जो एम्प्लॉयर होगा वही हायर करेगा यूनियन मेंबर, कि कौन कौन यूनियन मेंबर होगा, ठीक है। तो क्लोज शॉप हो गया। यूनियन शॉप में हो गया बिजनेसेस इन विच एम्प्लॉयर्स आर फ्री टू हायर नॉन यूनियन मेंबर्स बट यूनियन मेंबरशिप रिक्वायर्ड विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ 30 दिन लगभग होता है एज ए कंडीशन ऑफ कंटिन्यूड एम्प्लॉयमेंट। यूनियन शॉप सिस्टम में क्या हो जाता है, यूनियन शॉप सिस्टम में कि जो बिजनेस में, ठीक है ना, एम्प्लॉयर क्या करेगा, नॉन यूनियन मेंबर्स को भी हायर कर सकता है, लेकिन 30 दिन के अंदर में उसको यूनियन मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। समझ में आ गया। क्लोज शॉप सिस्टम में क्या होगा कि एम्प्लॉयर जो है, ठीक है, क्लोज शॉप सिस्टम में क्या होगा, सिक्योरिटी मेजर में उसी को सिर्फ यूनियन, वन इन विच द एम्प्लॉयर एंड द यूनियन एग्री दैट द, दोनों एक साथ बैठ के एग्री होते हैं कि एम्प्लॉयर जो होगा विल ओनली हायर यूनियन मेंबर, सिर्फ यूनियन मेंबर्स को। और यूनियन शॉप सिस्टम में होता है कि भाई वो किसी नॉन यूनियन मेंबर को भी कर सकता है, लेकिन 30 दिन के अंदर में उसको मेंबर बनना पड़ेगा। और एजेंसी शॉप सिस्टम में होता है कि यूनियन और इसके बीच में, मैनेजमेंट के बीच में ये बन जाता है, एक एग्रीमेंट बन जाता है कि नॉन यूनियन मेंबर, है ना, को पे द यूनियन अ सम इक्विवेलेंट टू अ मेंबर सब्सक्रिप्शन इन ऑर्डर टू कंटिन्यू एम्प्लॉयमेंट विद द एम्प्लॉयर। अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू करना है, अगर नॉन यूनियन मेंबर है, तो उसको पूरे पैसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है। यूनियन की जो भी फी होगी ट्रेड यूनियन की, उसको सारे पैसे पे करने पड़ेंगे पहले। आप समझ गए, ये तीन तरह की होती है। और ओपन शॉप सिस्टम में होता है
कि ओपन सॉफ्ट सिस्टम में होता है, इसमें अ कंपनी दैट मे हैव अ यूनियन, हो सकता है कि उसमें यूनियन हो, बट वो क्या करता है, यूनियन और नॉन यूनियन एम्प्लॉई को दोनों को हायर कर सकता है फॉर यूनियन मेंबरशिप के लिए, ठीक है। और इसमें कोई यूनियन मेंबरशिप होना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब ओपन सॉफ्ट सिस्टम समझ गए, क्लोज सॉफ्ट सिस्टम समझ गए। क्लोज सॉफ्ट सिस्टम में मेंबरशिप होगा तभी हायर होगा। एजेंसी सॉफ्ट सिस्टम में क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट बना लेंगे कि नॉन यूनियन मेंबर्स को हम हायर भी कर सकते हैं, लेकिन उसको पूरा पैसा देना पड़ेगा फी। और यूनियन सॉफ्ट सिस्टम में क्या हो गया कि 30 दिन के अंदर में उसको मेंबर बन जाना पड़ेगा, नॉन यूनियन मेंबर को अगर हायर करता है तो। सो दैट्स अ थिंग। और ये हमारा ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैट्यूटरी मशीनरी फंक्शन एट अ सेंट्रल लेवल। कौन सा स्टैट्यूटरी मशीनरी फंक्शन है स्टेट लेवल पे। तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो है वो 1948 में आई थी, एंड दीज इज द स्टैट्यूटरी मशीनरी फंक्शन एट अ सेंट्रल लेवल। और ये सेल्फ फाइनेंशियल इंडिया में फर्स्ट है, सेल्फ फाइनेंशियल सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर इंडियन वर्कर्स। सो स्टैट्यूटरी मशीनरी फंक्शन एट द सेंट्रल लेवल कौन सा हो गया, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये किससे आया था, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 से, ओके। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द सिटीजन कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर। अब सिटीजन कॉन्सेप्ट क्या है, सिटीजन कॉन्सेप्ट को हम डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि तो वर्कर्स को इंडस्ट्री का सिटीजन माना जाता है, ठीक है। और जब सिटीजन माना जाता है सो उसको राइट मिल जाता है टू हैव अ वॉइस इन डिटरमाइनिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर विच दे वर्क। फिर वो डिसाइड करते हैं कि किस, जैसे कि रूल्स और रेगुलेशन जब भी बनता है कि किस कंडीशन में काम करना है ना, तो रूल्स और रेगुलेशन में वो उनका भी वॉइस होता है, उनका राइट होता है बोलना, ठीक है। दैट्स अ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, क्लियर। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, लेबर हैज राइट टू बी कंसल्टेड इन रिगार्ड टू द टर्म्स एंड कंडीशन अंडर विच दे आर सपोज टू वर्क। लेबर से कॉन्टेक्ट करेंगे, उससे कंसल्ट करके ही आप बनाएंगे। दैट्स अ सिटीजन कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर, क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948। तो मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 हमने पढ़ी है, उसमें हमने पढ़ा था सेक्शन 8। सेक्शन 8 में बात किया है सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी बोर्ड का, और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में लिखा हुआ है कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, एम्प्लॉयर्स रिप्रेजेंटिंग कौन कौन, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय दोनों इक्वल नंबर में होंगे, नॉट एक्सीडिंग, और इंडिपेंडेंट में पर्सन नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ इट्स टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। टोटल जितने भी मेंबर होंगे उसके 1/3 जो होगा इंडिपेंडेंट मेंबर होगा, और उसमें से एक इंडिपेंडेंट पर्सन को बनाया जाएगा, वन ऑफ द इंडिपेंडेंट पर्सन मेंबर, उसको चेयरमैन ऑफ द बोर्ड बनाया जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 8 में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का लिखा हुआ है, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट होगा, और उसमें एम्प्लॉयर्स के भी होंगे, एम्प्लॉय के इक्वल नंबर होंगे, और इंडिपेंडेंट पर्सन भी होंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट पर्सन टोटल जो मेंबर होंगे, है ना, उसकी 1/3 से ज़्यादा नहीं होगा, और उसमें से एक इंडिपेंडेंट पर्सन को चेयरमैन बना देंगे। ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन में भी है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है हमारा 7th शेड्यूल में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो इसमें यूनियन, अब इसमें क्या क्या होगा, रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस, ये आता है यूनियन लिस्ट में। रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन साल्ट, ये भी आता है यूनियन लिस्ट में। सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस, ये भी आता है हमारा यूनियन लिस्ट में। रिलीफ ऑफ द डिजेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयड, ये आता है हमारा स्टेट लिस्ट में, ठीक है। तो लेबर, सोशल सिक्योरिटी, है ना, ये सब जितने भी हैं वो किस में आ गए हैं आपको, यूनियन लिस्ट में। अब क्या है, अगला क्वेश्चन है, द एजम्पशन दैट मैन इज सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड एंड ऑलवेज ट्राइज टू अचीव हिज ओन एंड्स इवन एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, ये किसने कहा है, एक्सप्लेन विच थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर। लेबर वेलफेयर की कौन सी थ्योरी इसको एक्सप्लेन करती है कि मैन जो है अपने काम के लिए दूसरे की भलाई नहीं देखता है, अपने खुद के काम निकालने के लिए, ठीक है,
दूसरे के कॉस्ट पे भी वो अपना काम करा लेगा। ये कौन सी लेबर थ्योरी कहती है? तो आप समझिए कि इसमें लेबर थ्योरी जो है कितने हैं, पहली चीज़ तो याद रखिए। तो एक होती है पुलिस थ्योरी, एक होती है आपको प्लेकेटिंग थ्योरी, ठीक है, एक होती है रिलीजियस थ्योरी, है ना, लेबर वेलफेयर में जो थ्योरी होती है, थ्योरीज ऑफ लेबर वेलफेयर, एक होती है फिलैंथ्रोपिक थ्योरी। अब क्या है, एक ट्रस्टशिप थ्योरी होती है, ट्रस्टशिप थ्योरी। अब हम सबको एक्सप्लेन करें तो बहुत टाइम लग जाएगा। ट्रस्टशिप थ्योरी, एक होती है फंक्शनल थ्योरी, फंक्शनल थ्योरी, एक होती है पब्लिक रिलेशन थ्योरी, पब्लिक रिलेशन थ्योरी। ठीक है, कितने हो गए? 4 7। ठीक है, तो ये टोटल 7 होते हैं। पुलिस थ्योरी, रिलीजियस थ्योरी, फिलैंथ्रोपिक थ्योरी, ट्रस्टशिप थ्योरी, प्लेकेटिंग थ्योरी, पब्लिक रिलेशन थ्योरी एंड फंक्शनल थ्योरी। एटलीस्ट नाम आपको याद रखना है। नाउ इसमें जो हमारा क्या है, इसमें कौन सा होता है, तो हम लोग इसमें जो 4 ऑप्शन है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि तो पहले है कि पुलिस थ्योरी क्या है। पुलिस थ्योरी कहता है कि इसमें पुलिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द कंटेंशन दैट मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ वेलफेयर इज नेसेसरी फॉर लेबर्स। एक मिनिमम स्टैंडर्ड वेलफेयर का होना चाहिए लेबर्स के लिए। और ये थ्योरी एज्यूम करता है कि मैन इज सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर एंड ऑलवेज ट्राई टू अचीव हिज ओन एंड्स इवन एट द कॉस्ट ऑफ द वेलफेयर ऑफ अदर्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पुलिस थ्योरी। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बताई जा सकती है, बट आप देख लेना। रिलीजियस थ्योरी, रिलीजियस थ्योरी कहता है कि मैन इज इसेंशियल रिलीजियस एनिमल। इसमें कहता है कि आज के समय में भी बहुत सारे लोग जो होते हैं वो रिलीजियस, बहुत सारे लोग हैं उनके जो एक्ट होते हैं वो रिलीजियस सेंटिमेंट और बिलीफ के कारण होते हैं। और उस रिलीजियस फीलिंग के कारण एम्प्लॉयर को, ठीक है ना, उसके बेनिफिट के लिए, है ना, कभी कभी कदम उठाने पड़ते हैं उसकी बिलीफ को मानते हुए। ठीक है, तो ये आपको रिलीजियस थ्योरी हो गया। इसके बाद आपको एक है कौन सा, फिलेंथ्रोपिक थ्योरी। ये थ्योरी क्या है, बेस्ड ऑन मैन्स लव फॉर मैनकाइंड। फिलो का मतलब लव, और एंथ्रोप्स का मन होता है, एंथ्रोप का मतलब हो गया मैन, है ना। तो ये बेस्ड ऑन मैन्स, थोड़ा थोड़ा तो याद रख सकते हो, मैन्स लव फॉर मैनकाइंड। अब इसको डिटेल करने में 2 घंटे लग जाएंगे सारी, अगर हमको सारी डिटेल करें तो। ठीक है, लविंग मैनकाइंड ये हो गया। रिलीजियस थ्योरी आप समझ गए, पुलिस थ्योरी समझ गए। अब है क्या, ट्रस्टशिप थ्योरी। ट्रस्टशिप थ्योरी क्या है, इसको हम लोग पैटर्नलिस्टिक थ्योरी ऑफ लेबर वेलफेयर भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट या एम्प्लॉयर होल्ड्स द टोटल इंडस्ट्रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज एंड प्रॉफिट, एक ही बंदा का है, और वो जो प्रॉफिट्स होता है यूज फॉर हिमसेल्फ, फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज वर्कर्स एंड ऑल्सो फॉर सोसाइटी। ठीक है ना, तो ये हो गया ट्रस्टशिप थ्योरी। अब क्या है, प्लेकेटिंग थ्योरी। प्लेकेटिंग थ्योरी कहता है कि जो लेबर ग्रुप्स होते हैं वो मिलिटेंट हो जाते हैं, एकदम आक्रामक हो जाते हैं अपने राइट को लेने के लिए, जैसे कि उनकी हायर डिमांड का वेजेज, वेटर स्टैंड, और उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और ये दीज आर द पेरियोडिकल एक्ट्स, अभी फिर हो जाएगा, फिर कुछ दिन के बाद वो बोलेंगे। सो दिस इज अ प्लेकेटिंग थ्योरी। तो होप आपको सब सारी थ्योरी इसमें आपको समझ में आ गए। एक पब्लिक रिलेशन थ्योरी है, इसमें क्या है कि बेसिस है कि एक एटमॉस्फेयर होनी चाहिए, है ना, एक गुडविल होनी चाहिए लेबर और मैनेजमेंट के बीच में, और मैनेजमेंट एंड पब्लिक के बीच में। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। एक है फंक्शनल थ्योरी। सो फंक्शनल थ्योरी उसको हम लोग इफिशियंसी थ्योरी भी बोलते हैं। यहाँ पे जो वेलफेयर वर्क होता है यूज्ड एज अ मीन्स टू सिक्योर, प्रिजर्व एंड डेवलप द इफिशियंसी। प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए वेलफेयर की जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं एसी नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे एसी कर दिए, जिससे क्या होगा कि लोग ज़्यादा काम करेंगे, गर्मी है, काम नहीं कर पा रहे हैं। तो दैट्स द फंक्शनल थ्योरी, दैट्स मीन टू इंक्रीज द इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि लेबर वेलफेयर की जो इतनी थ्योरी है, एक एक लाइन भी आपको पता होगा तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, इसमें हम सिर्फ ने 7 थ्योरी के बारे में लिखे हैं। इसके बाद है डॉक्टर एक्रोड्स फार्मूला इज एसोसिएटेड। ये एक्रोड जो फार्मूलाज हैं
वो वेज को क्या कहते हैं, उसको मिनिमम वेज को कंप्यूट करने के लिए ये फॉर्मूला का यूज किया गया था। ठीक है, सेवेंथ क्या कहते हैं, पे कमीशन के बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब ये देखिए, एवरीवन एज ए मेंबर। अब ये क्वेश्चन अगर आपके आते हैं तो ये क्वेश्चन आपको इट्स नॉट इजी टू सॉल्व। एवरीवन एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी हैज द राइट to social security and is as entitled to realization through national efforts and international cooperation, and in accordance with the organization and resource of each state of economic, social and cultural right indispensable for his dignity and free development of his personality। ठीक है, सोसाइटी में जितने भी मेंबर हैं उनको सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उनको राइट है फॉर हिज डिग्निटी और उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। ये कहाँ से लिया गया है सोशल सिक्योरिटी? तो ये जो है, अब देखो फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन में तो हम 4 पॉइंट बात कर चुके हैं, तो वहां से तो ली नहीं गई हुई है। डीपीएसपी हम लोग को पता है, डीपीएसपी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वहां से तो ली नहीं गई हुई है, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। फर्स्ट लेवल नेशनल लेवल कमिश्नर की रिपोर्ट हम 2012 में की जो सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे बात किए थे, उसकी रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ है नहीं। सो द आंसर इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। अब ये आप अनुमान से क्वेश्चन बना सकते थे ऑप्शन चार्ट करके, वैसे इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 22 में ये पूरी लाइन लिखी हुई है, तो इसमें तो बहुत सारे आर्टिकल है जहां से कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो आप बस इसको अनुमान से ही बना सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया मेडिकल बेनिफिट एज ए नॉन कैश बेनिफिट वाज प्रोवाइडेड अंडर, ये हम लोगों ने बात कर ली थी, दैट्स अ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। दिस एक्ट to provide for certain benefits to employees in case of sickness, maternity and employment injury, and to make provision for certain other matters in relation thereto। ठीक है, sickness, maternity और employment injury के लिए में क्या करता है, बेनिफिट देता है एम्प्लॉयज को। सो द आंसर इज ए। बाकी हम लोग फैक्ट्रीज एक्ट ये सब पढ़ चुके हैं, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, Which one of the following is the correct set of contingency identified by the William Beveridge in his comprehensive social security scheme? अब एक बेवरिज रिपोर्ट बनाया था इन्होंने, तो बेवरिज रिपोर्ट जो था उसमें उसका टाइटल था सोशल इंश्योरेंस एंड एलाइड सर्विसेज। क्या था? सोशल इंश्योरेंस एंड एलाइड सर्विसेज। दिस इज द गवर्नमेंट रिपोर्ट। ये 1942 में आया था, किसके लिए? यूनाइटेड किंगडम में वेलफेयर के लिए। इन्होंने कहा था कि सोशल वेलफेयर को एड्रेस करने के लिए बहुत चीज़ें चेंज क्या करनी है, 5 गैंट्स ऑन द रोड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो 5 चीज उसके रिकंस्ट्रक्शन रोड वेलफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 5 चीज क्या क्या है? वांट, डिजीज, इग्नोरेंस, स्क्वेलर एंड एडलनेस। ठीक है, ठीक है, तो ये जो 5 चीज है वो प्रॉब्लम करती है। स्क्वेलर का मतलब क्या होता है? गंदगी। ठीक है, इडलनेस का मतलब क्या होता है? आलस। ये हो गया। इग्नोरेंस आपको पता होगा, डिजीज पता होगा, और वांट। ये जो है 5 चीज प्रॉब्लम करती है। इसको क्या कहते हैं? सोशल वेलफेयर को, है ना, रिफॉर्म करने में। ठीक है, क्लियर? सो द आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है, ये हमने पूरी लिखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये हमारा सोशल सिक्योरिटी क्वेश्चन चल रही है कि अटल पेंशन योजना, पहले भी हम डिस्कस किए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर अटल पेंशन योजना? देयर इज गारंटीड मिनिमम मंथली पेंशन फॉर द सब्सक्राइबर्स रेंजिंग बिटवीन 1000 से 5000। सो फिक्स पेंशन है एट द एज ऑफ 60। ठीक है, द बेनिफिट ऑफ मिनिमम पेंशन वुड बी गारंटीड बाय द, किसके द्वारा गारंटी की जाती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट्स 50% ऑफ द सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूशन और 1000 पर एनम विच एवर इज लोअर। ठीक है, फॉर, ये भी लिख दीजिए, फॉर 5 years। क्लियर? इट इज एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया एज्ड एबव 40। नहीं, ये जो है ये गलत है, 18 से 40 वर्ष के लोगों के लिए ही है। तो आंसर नॉट में ये हो गया।
तो ये जो अटल पेंशन योजना है वो 18 से 40 वर्ष के लिए है। 60 साल के बाद गारंटीज 1000 से 5000 तक पेंशन मिलेगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन आपकी एज कितनी है उसके अकॉर्डिंग होगी। 5 साल तक 50% या 1000 जो होगा रुपीज होगा वो कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के द्वारा करेगी, है ना। इसके बाद ऑटो डेबिट फैसिलिटी भी है इसमें, और अगर पेमेंट में डिले होता है तो 1 रुपये से 10 रुपया तक आपको चार्ज भी काटा जा सकता है। अगर 24 महीने तक डिसकंटिन्यूअस पेमेंट हो जाएगा तो 24 महीने के बाद बंद कर दिया जाएगा। नॉमिनी आपको इसमें मैंडेटरी है, और अगर 1000 रुपये चाहिए आपको तो डिपेंडिंग अपॉन द एज, है ना, पेंशन अगर आपको 60 वर्ष के बाद 1000 रुपये चाहिए, है ना, तो 42 रुपये से 291 रुपये तक करना है। 60 वर्ष के बाद आप 100% पूरे पैसे लेकर के निकल सकते हो। अगर डेथ हो जाती है, ठीक है, तो आपके स्पाउस को चले जाते हैं। अगर दोनों डेथ कर जाते हैं तो जो कॉर्पस होगा वो नॉमिनी के पास चले जाते हैं। ठीक है, अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज होंगे तो 60 साल के अंदर आप निकल भी सकते हैं। सो ये इतनी सारी डिटेल्स जरूरत नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन में सारी दी हुई है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम ऑफ द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो इसमें 2 लाख का एक्सीडेंट या डिजेबिलिटी पे 2 लाख का है, इसका 12 रुपया है। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है उसमें 330 रुपया का है। आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, 12 रुपये पर एनम देना है 18-70 वर्ष के लोग के लिए, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है 2 लाख रुपया 330 रुपया पर एनम 18 से 50 वर्ष के लिए है। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी एंड अकाउंटेंसी के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब जो हम करने वाले हैं जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 2 व्हीकल विच आर 100 किलोमीटर अपार्ट आर रनिंग टुवार्ड्स ईच अदर। दोनों एक दूसरे के तरफ अगर 100 किलोमीटर है, ठीक है, ए बी, और दोनों एक दूसरे के तरफ दौड़ रहे हैं, ठीक है, चल रहे हैं इन अ स्ट्रेट लाइन, इन हाउ मच टाइम विल दे मीट, कितने टाइम पे दोनों मिलेंगे ईच अदर, प्रोवाइडेड दे फॉलो अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर। तो एक की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर और एक की है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या है कि इसमें कितने दिन पे मिलेगा, इसमें अगर दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो इसकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी 45 प्लस 80, क्या हो जाएगी 45 प्लस 80, तो ये हो जाती है 125। ओके, सो 125 किलोमीटर पर आवर हो गया। सो मीटिंग टाइम जो हो जाएगा, सो क्या होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम हो गया, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो मीटिंग टाइम जो होगा ये आपको शॉर्टकट में आप ऐसे बना सकते हैं कि मीटिंग टाइम जो होगा वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 100 और टाइम ये कितना है, स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहा है तो ये ऐड हो जाता है। ठीक है, सो 125, तो ये टोटल कितना आ रहा है 125, तो ये आएगा हमारा 0.8 आवर। कितना आएगा 0.8 आवर। ठीक है, आवर, तो ये क्या हो जाएगा 48 मिनट। क्लियर? ठीक है, तो ये आसान है, उसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, तो 48 मिनट्स हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाई 20%, फर्दर 20% इंक्रीज कर गया प्राइस, फर्दर देर इज ए टैक्स ऑफ 5% ऑन द इंक्रीमेंट, जितना बढ़ गया उस पर 3% का टैक्स भी है। ठीक है, इफ द आर्टिकल कॉस्ट 1331 टू द कस्टमर देन व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर द इंक्रीज ऑफ प्राइस। अब ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आर्टिकल की प्राइस 20% इंक्रीज कर गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि देयर इज ए टैक्स ऑफ 5% ऑन द इंक्रीमेंट, जितना इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट जो हो रहा है उस पर 5% का, तो 20% का 5%, तो 20% का 5% कितना हो जाएगा 1%, 20 का 5 कितना हो जाएगा 1% होगा।
तो इसका मतलब ये 1% टोटल पूरे आर्टिकल पे 1% का टैक्स हो जाएगा, और तब आर्टिकल का कॉस्ट 1331 पड़ रहा है। तो मान लेते हैं कि कॉस्ट ₹100 है और उस पर कितना हो गया, 20% की तो इंक्रीज है, और टैक्स इंक्रीमेंट पे 5% है, तो 1% हो गया, तो टोटल कितने हो जाएंगे 21%। तो 121/100, 21% उस पर आर्टिकल पे इंक्रीज कर गया पैसा, और वो कितना है 1331। ठीक है, तो जो एक्स की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू जो होगी 1100 हो जाएगा। आप समझ में आ गया कि आर्टिकल का प्राइस 20% इंक्रीज कर दिया, और जितनी इंक्रीमेंट हो रही है, मान लीजिए कि 100 रुपये की कोई चीज़ है तो उस पर 20 रुपये इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो 100 रुपये की चीज़ पे 20 रुपये इंक्रीमेंट हो रही है, और जितने इंक्रीमेंट तो 120 रुपया हो गया। ठीक है, अब ये 20 रुपया पे 5% की इंक्रीमेंट है कि जो इंक्रीमेंट हो रहा है 20% इंक्रीमेंट हो रहा है उस पर 5% है, तो क्या कितना रुपया हो गया, ₹1। तो टोटल जो अमाउंट हो गया कितना हो गया 121, इसीलिए हमने 121 किया है इसमें। ओके, अगला क्वेश्चन है, अ क्रिकेट बैट इज परचेज एट 20% डिस्काउंट इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैट इज 1000। अब देखो सेलिंग प्राइस दी हुई है कितना रुपया, 1000 रुपया, और बोल रहा है कि 20% डिस्काउंट पे खरीदा है। मतलब अगर मान लेते हैं कि ₹100 कॉस्ट रहा होगा, ठीक है, मार्क प्राइस रही होगी, तो उस पर 20% डिस्काउंट मतलब 80/100, और वो जो हो गया इसका सेलिंग प्राइस हो गया 1000। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1250। आसान क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स इज द ओरिजिनल प्राइस। सो ओरिजिनल प्राइस पे 20% का डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट देने पे 1000 में बेचा, तो यही हो गया 1250 रुपया। आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू द स्टेटमेंट टी प्रोड्यूसिंग प्लेसेज आर ईदर इन आसाम और इन बंगाल। तो ये मान लेते हैं कि टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है। ठीक है, टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है, टी प्रोड्यूसिंग प्लेस। अब इसमें कुछ आसाम के हैं और कुछ बंगाल के हैं, तो ऐसा कोई डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू द स्टेटमेंट टी प्रोड्यूसिंग प्लेसेज आर ईदर इन आसाम और इन बंगाल। अच्छा, और जगह पे नहीं है, सिर्फ या तो आसाम में है नहीं तो बंगाल में है, तो ये पूरे कवर होंगे। ठीक है, तो हमारा ये डायग्राम इसलिए नहीं होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये, क्योंकि बोल रहा है कि टी प्रोड्यूसिंग प्लेस जो होगा या तो आसाम है नहीं तो बंगाल में है, तो पूरा कवर होगा। ये टी प्रोड्यूसिंग जो है आधा इसमें आसाम का हो जाएगा, मतलब आधा क्या कुछ पार्ट, और फिर बाकी बंगाल का। ठीक है, तो टी प्रोड्यूसिंग प्लेस है या तो आसाम है या बंगाल है, इसलिए हम लोग ऐसा किए हैं। अगर आसाम और बंगाल दोनों में रहता तो फिर और भी ऑप्शन बच सकते थे, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सपोज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड वाइल डिवाइडिंग x बाई 61। x को अगर 61 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है। तो मान लेते हैं कि x की वैल्यू 63 है, तो 63 को 61 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा रिमाइंडर 2 बच रहा है। अब बोला कि व्हाट इज द रिमाइंडर ऑब्टेनिंग वाइल डिवाइडिंग x टू द पावर 7 बाई 61। तो 63 को हम 7 से करें और ये 61 से डिवाइड करें तो क्या हो जाता है, तो इसमें अगर मान लीजिए 63 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 7, दो रिमाइंडर है तो सब में दो दो रिमाइंडर बनेंगे। क्लियर, तो 2 टू द पावर 7, तो 2 टू द पावर 7 कितने हो गए 128 और 61, सब में दो दो रिमाइंडर बनेंगे सातों में। ठीक है, तो 2 टू द पावर 7 और 61, तो ये कितने हो जाएंगे, इसको करेंगे तो हो जाएगा 122 होता है 61 इंटू 2, तो 6 रिमाइंडर हमारा बचेगा। तो आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच दैट कैन बी प्लेस इनसाइड अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। क्यूबिकल बॉक्स है, हाइट 10 सेंटीमीटर, तो पूरे 10 सेंटीमीटर ही हो गए सारे साइड। क्लियर, अब इसमें बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर का बॉल है, तो एक बॉल रखेंगे तो 2 सेंटीमीटर हमारा लेगा ये, क्योंकि रेडियस 1 सेंटीमीटर है लेकिन डायमीटर कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो इसका क्या मतलब हुआ 1 2 3 4 और 5 बॉल इधर हुए, इसी तरह 1, ठीक है, फिर 5 ऐसे आएगा, तो ये कितना जो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो जाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, टोटल 125 बॉल इनसाइड द बॉक्स रखे जा सकते हैं। अब समझ लीजिए, है ना, ऐसे करके 5 और 5 ऐसे और 5, ठीक है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125 बॉल इसमें रखे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए
2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2, 2, 2, 10 हो गया, इसलिए 5, 5 हम लोगों का हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन अ सिटी 80% पॉपुलेशन ईट राइस, 80% लोग, जैसे 100 लोग हैं तो 80% लोग, 80 लोग जो हैं राइस खाते हैं। 90% ऑफ राइस, और राइस जितने लोग खाते हैं उसका 90% मतलब 72, 80 का 90%, 72 पर वो है राइस प्लस नॉन वेज। ठीक है, तो देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन आर वेजिटेरियन राइस, तो 72 राइस प्लस नॉन वेज है, टोटल राइस 80 है, तो 8 जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, वेजिटेरियन राइस ईटर। सो द आंसर इज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2 व्हीकल्स ए एंड बी ट्रेवल्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। तो ए की स्पीड है 30, बी की स्पीड है 60। अब क्या पूछ रहा है, इन द सेम डायरेक्शन, अच्छा डायरेक्शन सेम है। दे स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड फ्रॉम द सेम प्लेस फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर। तो ए बी चूंकि दिया हुआ है तो हम ऐसा लिख देते हैं पी क्यू 120 किलोमीटर। ठीक है, द फास्टर व्हीकल वी, बी क्या है, फास्टर व्हीकल है। ठीक है, रीचेज द डेस्टिनेशन एंड ट्रेवल्स बैक विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड से जाता है और सेम स्पीड से फिर आता भी है। एज्यूम दैट द लॉस ऑफ टाइम इज टू चेंज द डायरेक्शन इज नेग्लिजिबल, ऐसा मान लेना है कि जो यहाँ से जा करके फिर डायरेक्शन चेंज करेगा वो टाइम नेग्लिजिबल है। इफ एक्स इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द स्लोअर व्हीकल ए बिफोर द 2 व्हीकल क्रॉस ईच अदर। ठीक है, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए, तो ये मान लेते हैं कि ए के ट्रैवल किया एक्स, दोनों एक दूसरे को मिलेगा। तो इसका क्या मतलब हो गया, क्या पहले बात करते हैं अब क्या है इसमें। ठीक है, तो 120 किलोमीटर को पूरा करने में बी को कितना टाइम लगेगा, टाइम बाई बी कितना होगा आप बता दीजिए। 120 किलोमीटर तो टाइम क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, तो 120/60, ये फास्टर है तो इसको 2 घंटे में ये पूरा कंप्लीट कर लेगा। 2 आवर में ये यहाँ से चला जाएगा यहाँ तक। ठीक है, तो 2 घंटा में ए कितना ट्रैवल करेगा, सो इन 2 आवर ए ट्रैवल्ड। ठीक है, तो ए की ट्रैवल कितना करेगा, कितना किलोमीटर करेगा, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितना है ए का 30 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है 2, तो इसका मतलब क्या कि 60 किलोमीटर ही बेचारा चला रहेगा। मतलब जब बी यहाँ पहुँच जाएगा तो ए आधे पे ही रहेगा। तो अब क्या होगा, मिलेगा कब, जब बी इधर से चलेगा और ए यहाँ से चलेगा 60 से। ठीक है, अब समझिए, तो मीटिंग टाइम क्या हो जाएगा, मीटिंग टाइम की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, आप देखिए डिस्टेंस बाई स्पीड, तो ए की क्या हो जाएगी टोटल एक्स माइनस 60, आप समझ गए, ये 60 हो गया, तो x माइनस 60 मान लीजिए कि यहाँ पे मीट कर रहा है x डिस्टेंस पे, तो ये डिस्टेंस हो गया और स्पीड क्या हो जाएगी 30। ठीक है, ओके 30 इज इक्वल टू एक्स माइनस 60/30, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल 120 है और यहाँ पे दोनों मिल रहा है, तो ये डिस्टेंस 120 है, इधर से रिटर्न होता रहेगा b, तो 120 में से ये x घटा देंगे, वहाँ पे मिल रहा है ये, तो 120 माइनस x। ठीक है, और इसकी क्या है 60, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो x की वैल्यू आएगी वो 80 किलोमीटर हो जाएगी। सो द आंसर इज 80 किलोमीटर। समझ में आ गया, मिलेगा कब सो। अगला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ ए बोटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक इज ₹10, 10 रुपया है। 1 बोटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक कैन ऑल्सो बी बॉट बाई रिटर्निंग, 10 एम्प्टी बोतल अगर आप दे देते हो तो भी आपको एक कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगा। एक पर्सन के पास 1000 रुपया और 19 गो एम्प्टी बोतल है, तो 1000 रुपया में, ठीक है, एज्यूमिंग दैट द पर्सन कैन कंज्यूम एनी नंबर ऑफ बोतल्स ही बाइज, खरीदता है और पी जाता है या फेंक देता है, छोड़ दो। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एम्प्टी बोतल्स ही पोजेस एट द एंड इफ ही बाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ बोतल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, कितना बोतल इनको लास्ट में बचेगा। तो मान लीजिए कि 1000 रुपया है, तो पहले 1000 रुपया 10 रुपये है, तो 100 बोतल तो ये खरीद लिया। ठीक है, अब इस 100 बोतल से फिर जाएगा, 100 बोतल उसको दे देगा एम्प्टी, तो इसको पास मिलेगा 10 बोतल दे देगा इसको।
फिर ये 10 बोतल, तो 10 बोतल 10 बोतल दे देगा, फिर 10 बोतल पी लिया, 1000 रुपया में 100 बोतल खरीदा, 100 बोतल पी लिया तो एम्प्टी हो गया, एम्प्टी हो गया, फिर उसको लेके गया तो 10 बोतल पे 1 बोतल दे रहा है, फिर 10 दिया, 10 पी गया, ठीक है, तो 10 एम्प्टी बोतल हो गया, तो उसके पास गया तो उसको 1 बोतल और दिया, ठीक है, और 19 एम्प्टी बोतल भी उसके पास पहले से था, तो टोटल एम्प्टी बोतल कितने हो गए अब 20। अब 20 एम्प्टी बोतल अगर लेके जाएगा तो कितना कोल्ड ड्रिंक्स देगा 2, और 2 पी भी जाएगा तो बचेगा कितना, क्योंकि 2 लेकर के तो जा नहीं सकता, कम से कम 10 चाहिए आपको, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ द न्यू स्फेरिकल कंटेनर इज डबल द रेडियस ऑफ द ओल्ड स्फेरिकल कंटेनर, देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यू कंटेनर एंड द वॉल्यूम ऑफ द ओल्ड कंटेनर। अब आप देखिए, जैसे कि रेडियस ऑफ न्यू का बोला है 2 इंटू रेडियस ऑफ ओल्ड, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू 4/3 पाई आर एन का क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब स्फेयर का वॉल्यूम होता है, और ओल्ड का क्या हो जाएगा 4/3 पाई, ठीक है, आर ओल्ड का क्यूब। अब आर ओल्ड का अगर हम लोग जैसे कि पूछा जा रहा है कि वी एन वाई वी ओल्ड क्या होगा, तो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, और आर एन जो है वो आर एन का क्यूब और बाई आर ओल्ड का क्यूब। अब आर एन और आर ओल्ड में क्या रिलेशन है 2r है ना, सो 2r ओल्ड का क्यूब बाई आर ओल्ड का क्यूब, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 8 आर ओल्ड आर कट जाएगा 8/1, सो द आंसर इज 8/1। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अ कंटेनर इज फिल्ड विथ 300 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, एक कंटेनर में 300 लीटर हाइड्रोजन गैस है, द फर्स्ट डे इट लूजेज 100 लीटर, पहला दिन ये 100 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस, एंड एवरी डे इट लूजेज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम इट लॉस्ट इन द प्रीवियस डे, मतलब फर्स्ट डे अगर बात करें तो ये 100 लीटर, दूसरे दिन पहले दिन जो जितना हुआ है उसका बाई थर्ड, तीसरे दिन जितना पहले दिन हुआ है उसका थर्ड, चौथे दिन तीसरे दिन जितना हुआ है उसका बाई थर्ड, तो 100/9/3 हो जाएगा, तो 3 का क्यूब, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा, तो 100 डे में क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके जाएंगे तो 100 डे पे क्या हो जाएगा 100, 4 है तो 3 है, तो 3⁻99। समझ में आ गया। अब क्या है कि हम लोग इसका टोटल लॉस्ट कितना होगा, तो हर दिन कितना लॉस्ट होगा जोड़ ले, तो टोटल लॉस्ट कितना हो जाएगा 100 पहला दिन प्लस 100/3 प्लस 100/3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 करके 100/3 का पावर 99, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम 100 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 का पावर 99। अब ये हो गया। अब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़े हुए हैं। जीपी सीरीज में क्या कहता है, जीपी सीरीज क्या कहता है, अब आप देखिए, जीपी सीरीज कहता है कि एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन बाई 1 माइनस आर, ये जीपी सीरीज कहता है। वेटे आर इज द कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है कि देखो आप इसमें 1 इंटू 1/3 इंटू 1/3, मतलब प्रीवियस टर्म और नेक्स्ट टर्म है ना, नेक्स्ट टर्म बाई प्रीवियस टर्म करेंगे तो सब में सेम आएगा, 1/3/1 1/3 1/3 का स्क्वायर बाई 1/3 तो 1/3 आ जाएगा, तो दैट्स अ कॉमन रेशियो आर, और ए क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो क्या हम इसको फॉर्मूला बैठाएंगे तो क्या हो जाएंगे 100 100 तो है ही, ए कितनी है 1, ए 1 माइनस 1/3 है, 1/3 का कितना टर्म, टोटल टर्म कितने हैं 100 टर्म है, एन क्या हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये ऐसे करके 99 और ये 100, ये 3 टू पावर 0 है ना, तो 100 टर्म हो गए बाई 1 माइनस 1/3। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं 100 इंटू 3/2 इंटू 1 माइनस 1/3 का 100। अब आप सोचिए कि ये कितने हो गए 150 और 1 माइनस 1/3 का 100, अब ये कितना भी होगा अगर 1/3 का 100 तो 150 से थोड़ा ज़्यादा ही होगा,
1 माइनस 0.000 समथिंग करेंगे तो 150 से तो कुछ ज़्यादा 150 पॉइंट समथिंग होगा। नाउ हमसे तो इसका आंसर क्या होगा, पोजेजेज एटलीस्ट 150 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन 100 डे। 100 डे पे कम से कम 150 रखेगा, उससे ज़्यादा 0.00 में होगा क्योंकि 1/3/100 की वैल्यू बहुत कम होगी। तो ये एक्सप्लेनेशन रहा। द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्किल विच कंटेन्स ए स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्किल विच कंटेन्स द स्क्वायर। सो ये है सर्किल, स्क्वायर ऑफ एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का है स्क्वायर का, तो साइड हो जाएगी 2 सेंटीमीटर की। नाउ ये अगर 2 सेंटीमीटर होती है तो ये क्या हो जाएगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर है ना, प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा 2√2। तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगा, मान लेते हैं कि ABCD, तो BD की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगा 2√2। तो यहाँ पे अगर ये रेडियस बना दें O मान लें, तो OB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी √2। ये हो जाएगा √2। तो रेडियस √2 हो गया। तो पूछ रहा है कि एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्किल, तो एरिया क्या हो जाएगा πr², तो π√2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, इट्स अ 2π सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, बट पहले हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, प्लेन मिरर दिया हुआ है। सो विच वन ऑफ द, तो प्लेन मिरर में क्या होता है, साइज सेम होता है, सेम साइज, ठीक है, लैटरली इन्वर्टेड होता है। अब लैटरली इन्वर्टेड क्या होता है, प्लेन इमेज का इमेज, द लेफ्ट अपीयर्स टू राइट, लेफ्ट क्या हो जाता है, राइट अपीयर्स होता है, ठीक है, और वर्टिकल होता है, वर्चुअल सॉरी काल्पनिक, और सीधा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका अगर हम देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप देखना प्लेन मिरर के सामने खड़ा होकर लेफ्ट राइट लगेगा, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन है, 3 पर्सन ABC रन अप बिजनेस टुगेदर एंड देयर शेयर आर 17%, 37% एंड 46% रेस्पेक्टिवली। एनी प्रॉफिट दे अर्न इज डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर, शेयर के अकॉर्डिंग प्रॉफिट को बांटते हैं। इफ द डिफरेंस ऑफ द प्रॉफिट, तो इसका मतलब अगर 100 रुपये हो रहा है तो इसको 17 मिलेंगे, इसको 37 रुपये मिलेंगे, 100 रुपये प्रॉफिट हो रहा है तो इसको 46। नाउ इज सेइंग, तो मान लेते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, टोटल इन्वेस्टमेंट ₹X हुआ। तो इसमें ए का शेयर या प्रॉफिट जो भी मान लीजिए वो कितने हो गए 0.17x, बी का कितना हो गया 0.37x, 37/100x होगा तो वही 0.37 लिख दिया डायरेक्ट, और ये 46 तो 0.46x। अब हमें कह रहा है कि इफ़ द डिफरेंस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ बी एंड ए ऑन अ गिवन डेट इज 1000, तो 0.37x माइनस 0.17x इज इक्वल टू 1000, तो 0.37x माइनस 0.17x इज इक्वल टू 1000। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 5000। तो इसका मतलब मान लीजिए तो इसमें इन्वेस्टमेंट 5000 हुआ, तो इन्वेस्टमेंट 5000 हुआ, तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ सी ऑन दैट डे। तो प्रॉफिट ऑफ सी कितनी हो जाएगी, शेयर जितना होगा उतना ही परसेंट है, 46/100 इंटू एक्स, तो हम 0.46x इंटू 5000 कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 2300 इज द आंसर। आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इज 2π सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्किल। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे कि अगर सर्कमफेरेंस है और इसमें एरिया इंस्क्राइब्ड इन द सर्किल, तो इसमें क्या हो जाएगा, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल 2π। तो सर्कमफेरेंस होता क्या है 2πr, और इज इक्वल टू 2π दिए हुआ है, तो r की वैल्यू तो ऐसे ही 1 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि r की वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो गई, तो ये पूरी जो विकर्ण हो गई, डायगोनल हो गई स्क्वायर की, वो 2 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा a² प्लस a²। मान लेते हैं कि इसका साइड a है और इसका साइड a है, तो a² प्लस a² इज इक्वल टू 2a²। सो 2a² इज इक्वल टू 2a²।
तो एक 2 से 2 कट गया, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो ए स्क्वायर ही क्या होता है एरिया ऑफ द देन एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा साइड स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर एंड दिस इज ऑल अबाउट जो एंड ऑफ पार्ट 1 आपको PDF यहाँ पे मिल जाएगी। ये जो है आपका, इसमें हम लोगों ने क्या क्या किया है, अकाउंटेंसी के सारे क्वेश्चन किए हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी के क्वेश्चन किए हैं, एप्टी के क्वेश्चन, मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये टोटल 50 क्वेश्चन थे। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द रेस्ट क्वेश्चन। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी के हम अलग से एक कोर्स चला रहे हैं, तो आपको अगर डिटेल में देखनी होगी तो वहाँ पे देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।